हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जंग सेशन के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 71 की शुरुआत में 006 और 032 का सीन दिखाया जाता है। 006 के पास मोबाइल में एक मैसेज आता है और उसे एक पिक्चर भेजी जाती है जो कि शिंजिए की होती है। 006 उस पिक्चर को देखने के बाद 032 से कहता है, चलो जल्दी से कॉल करो, यूजिन को कॉल मिलाओ। ठीक 9 बजे के टाइम पर यूजिन को कॉल करते हैं और दूसरी तरफ से 005 उस कॉल को पिक करती है। 032 कॉल को सुन रहा होता है। वो जल्दी से कान के साथ लगाते हुए कहता है, 001 हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। लेकिन आगे से 005 बोलती है। वो उसे कहती है, तुम कौन सा सरप्राइज देना चाहती हो? कोई कचरा सरप्राइज ही होगा। वो ऐसा सरप्राइज होगा कि तुम मुझे बताना चाहते हो कि तुम दोनों अभी तक जिंदा हो और अपने मरने का नाटक कर रहे हो। 032 उस आवाज को पहचान जाता है और कहता है, ये आवाज तो 005 की है। 006 भी हैरान होता है और कहता है, क्या 005? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? 032 चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया? अब ये मत कहना कि तुमने 001 को मार दिया है। 05 उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से फोन 006 को दो। 032 उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ठीक है मैं उसे देता हूँ। फिर वो फोन 006 के सामने करता है और कहता है, 005 तुमसे बात करना चाहती है। 06 उसके हाथ से फोन लेता है और 005 से कहता है, क्या हुआ? क्या तुम यूजिन से मिली हो? 05 उसे कहती है, हाँ मैं उससे मिली हूँ, लेकिन वो किसी भी एंगल से मुझे मरा हुआ नहीं दिखाई दिया। वो तो अच्छा भला है। 006 उसे कहता है, हाँ मैं भी यही सुनना चाहता था कि वो अच्छा भला हो। इससे मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। मेरे लिए काम करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम 001 से जाकर मिलो। 005 उसे कहती है, लेकिन मैं तुम्हारे काम क्यों आऊँ और मैं दोबारा से मिलने के लिए नहीं जाने वाली। 006 उसे कहता है, 001 का फोन तुम्हारे पास है जो कि हमने उसको दिया था, इसलिए हम लोग डायरेक्टली उससे बात नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा। जाओ और जाकर उससे बात करो। 005 उसे कहती है, तुम्हारी आवाज सुनने के बाद तो लगता है कि तुम वाकई में 006 हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ और जाकर उससे बात करती हूँ। नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है। स्कूल से छुट्टी के बाद जूना डायजुन से कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई ओवरसीज चला गया है। डायजुन उनसे कहती है, हाँ मेरा भाई दूसरे कंट्री गया है। उसने कहा कि उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलना है जिनके साथ वो पहले रहा करता था। जूना से कहती है, लेकिन वो कितने दिनों के लिए गया है? डायजुन कहती है, मुझे नहीं पता, वो बताकर नहीं गया। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए भी हो सकता है। जूना उसकी बात सुनने के बाद कहती है, तो इसका मतलब तो ये है कि हम काफी दिनों तक उसको नहीं देख पाएंगे और वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा। नेक्स्ट सीन एयरपोर्ट का दिखाया जाता है। यूजिन एयरपोर्ट पर उतरता है। वो सामने की तरफ देख रहा होता है कि क्या उसे कोई लेने के लिए आया है या नहीं। सामने गाड़ी के पास 032 खड़ा होता है। गाड़ी के अंदर 006 बैठा होता है। वो दोनों यूजिन को अपने साथ लेकर अपने रूम में आ जाते हैं। 006 यूजिन से कहता है, 032 कंप्यूटर को यूज करते हुए SW के मेन डेटाबेस को हैक करने की कोशिश कर रहा है ताकि हमें इस बारे में कुछ सबूत मिल सके। और साथ ही वो अपने मोबाइल में पिक्चर दिखाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी SW ग्रुप के बारे में सुना है कि वहाँ पर काफी कुछ चल रहा है। अब मुझे इस सारी सिचुएशन का पता चला तो मैंने एक फेक असैसिन होने का नाटक किया। SW कंपनी के एक बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया और उसने मुझे ये पिक्चर भेजी है। ये उसका टारगेट है जिसे मुझे मारना है। लेकिन जैसे मैंने इस पिक्चर को देखा तो मुझे उसी वक्त समझ आ गई कि ये वही लड़की है जिसको तुम प्रोटेक्ट करते हो। ये तो SW की एक डायरेक्टर है। यूजिन कहता है, क्या तुम्हें क्लाइंट के बारे में पता है कि किसने तुम्हें ये पिक्चर भेजी है? 006 के पास उनकी पिक्चर्स होती हैं। वो पिक्चर्स दिखाते हुए कहता है, ये लड़की मेरे पास आई थी, इसी ने ये पिक्चर मुझे भेजी है। वो की टीम लीडर की पिक्चर होती है। 006 उसे कहता है, लेकिन मैंने इस मसले को जब और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला है ये लड़की तो सिर्फ एक प्यादा है, इसको ऑर्डर्स किसी और ने दिए थे। और इस बार वो उसे योंगहो की पिक्चर दिखाता है। वो उसे कहता है, यही वो बंदा है जो कि इसको मरवाना चाहता है। असल ऑर्डर तो इसी बंदे ने किया है। 006 उसे कहता है, लेकिन हमारे पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि योंगहो ने अपनी बहन को मरवाने की कोशिश की है। हमारे पास डायरेक्टली कोई सबूत नहीं है। 005 इस वक्त उनकी बिल्डिंग के अंदर है। इनके बारे में कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही है। योंगहो की टीम लीडर जिसने मुझे ये पिक्चर भेजी थी वो साथ वाले होटल में रह रही है। मुझे लगता है कि हमें उस होटल के अंदर काफी सारे एविडेंसेस मिल सकते हैं। 032 भी उनसे कहता है, मैंने कर लिया, मैंने सारी की सारी फाइल्स को हैक कर लिया है। हमारा टारगेट बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला है, चलो जल्दी करो। नेक्स्ट सीन दूसरे होटल का दिखाया जाता है। दूसरी तरफ 005 को दिखाते हैं। वो भी वहाँ पर कंप्यूटर के साथ कुछ कर रही होती है और उस कंप्यूटर से डेटा लेने के बाद उनसे कहती है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। लिफ्ट के रास्ते नीचे आती है। लिफ्ट में सामने की तरफ टीम लीडर खड़ी होती है। का दरवाजा खुलता है तो उसके सामने 005 होती है। वो उसे देखकर काफी हैरान होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं, लेकिन 005 उसके पास से चुप करके निकल जाती है क्योंकि टीम लीडर भी लिफ्ट के अंदर चली जाती है। यूजिन अभी भी उसी रूम में उन सारी पिक्चर्स को लेकर बैठा होता है और उसी वक्त यूजिन को यूना के ग्रैंडपा की बात याद आती है। यूना के ग्रैंडपा ने उसे कहा था, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से काफी ज्यादा जेलस हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे से की है। सीन योंगहो के ऑफिस का दिखाया जाता है। योंगहो अपने ऑफिस में बैठा होता है जबकि उसी वक्त टीम 2 की लीडर अंदर आती है और योंगहो से कहती है,
है शिनजिए का बॉडीगार्ड तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है और वो बाहर इंतजार कर रहा है। वो भी काफी हैरान होता है और कहता है वो इतनी दूर मुझसे अकेले मिलने के लिए क्यों आया होगा। टीम लीडर उसे कहती है पहले वो डायरेक्टली मेरे पास आया था, लेकिन मुझे लगा कि मैं उससे क्या बात करूंगी, इसलिए मैंने सोचा कि उसको बिठा देती हूँ और पहले तुमसे पूछ लेती हूँ कि वह तुम उससे बात करना चाहते हो या नहीं। क्या मैं उसे वापस भेज दूँ या फिर अंदर ले आऊँ। योंगो से कहता है उसे अंदर ले आओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि वो क्या कहता है। हो सकता है कि वो शिनजिए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए आया हो। टीम लीडर दरवाजा खोलती है और यूजिन को अंदर ले आती है। यूजिन सामने आता है, वो उसे कहता है यहीं पर बैठ जाओ। यूजिन वहीं पर सोफे पर बैठ जाता है। योंगो यूजिन से कहता है पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम इतनी दूर अमेरिका में मुझसे मिलने के लिए आए हो। तुम इतनी दूर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। इसी वक्त योंगो को उसके मोबाइल पर कॉल आती है। योंगो मोबाइल पर देखता है तो ग्रैंडपा की कॉल होती है। वो यूजिन से कहता है मुझे इस कॉल को पिक करना पड़ेगा। वो ग्रैंडपा की कॉल को पिक करता है और कहता है यस प्रेसिडेंट, आपको मुझसे क्या चाहिए। लेकिन ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, उसका नाम पुकारते हैं। योंगो भी समझ जाता है कि ग्रैंडपा गुस्से में है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं इस बार तो तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, यानी कि तुमने हद ही पार कर दी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। योंगो उनसे कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। ग्रैंडपा उसे चिल्लाकर कहते हैं अब बस करो, मुझे सब कुछ पता है कि तुमने अपनी बहन यानी कि मेरी पोती शिनजिए को मरवाने के ऑर्डर दिए थे। योंगो भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है प्रेसिडेंट को इस बारे में कैसे पता चला। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है ग्रैंडफादर आपको ऐसा किसने कहा कि मैं ऐसा करूंगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिए मेरी छोटी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ शक की बिना पर मैं तुम्हारे सामने ये बात कह रहा हूँ, मेरे पास इस बात का प्रूफ है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं वहाँ पर तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सभी कुछ सारे प्रोजेक्ट्स को क्लोज करो और जल्दी से कोरिया में वापस आओ। योंगो उनसे कहता है नहीं मैं वापस नहीं आना चाहता और मैं नहीं आऊंगा। यहाँ पर अमेरिका में जितना भी बिजनेस है वो सारे का सारा मैंने फ्लोरिश किया है और इसको मैंने बनाया है, मैं ये सब कुछ छोड़कर नहीं आ सकता। अगर आपने ये सब कुछ मुझसे छीनने की कोशिश की अपनी पावर्स को यूज करते हुए, तो मैं भी अपनी पावर को यूज करूंगा, जो मेरा है वो सब कुछ मैं लेकर रहूंगा। मेरे अलग होने से SW बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी कि आपका अमेरिका में जितना भी बिजनेस है वो सारा मेरी वजह से चल रहा है। और इसके अलावा आपके पास इस तरह के कोई सबूत भी नहीं होंगे जो कि आप कोर्ट में पेश कर सकें कि मैंने जिए को मारने की कोशिश की। और अगर इस बारे में सारी दुनिया को पता चल गया आपने जिए के भाई के ऊपर इस बात का इल्जाम लगाया है कि मैंने जिए को मरवाने की कोशिश की है, आपकी SW की इमेज बहुत सा खराब हो जाएगी और कोई भी आपके साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं होगा। अगर SW पर ताला लग गया तो आपके उन सारे एम्प्लॉइज का क्या होगा जिनका आप बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। योंगो चिल्लाकर अपने ग्रैंडफादर से कहता है मैं साफ साफ कहता हूँ कि मैं वापस नहीं आने वाला, तुमसे जो होता है वो कर लो। साथ ही वो कॉल को कट कर देता है, जबकि वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट को इस सब के बारे में कैसे पता चला। वो यूजिन की तरफ देखता है, यूजिन को भी कॉल आती है। यूजिन कॉल को पिक करता है तो वो ग्रैंडपा की होती है। ग्रैंडपा यूजिन से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम योंगो को कोरिया वापस लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर दूंगा। यूजिन ग्रैंडपा से कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं डायरेक्ट योंगो को लेकर कोरिया आ रहा हूँ। कॉल के कट होने के बाद योंगो उससे कहता है अब ये मत कहना कि ग्रैंडपा ने तुम्हें ऑर्डर दिए हैं मुझे यहाँ से कोरिया वापस ले जाने के लिए। यूजिन बहुत ही सीरियस होकर उसकी तरफ देख रहा होता है कि टीम लीडर भी इस बात से काफी हैरान होती है। योंगो हंसना शुरू कर देता है और कहता है लगता है कि मेरे ग्रैंडपा बूढ़े हो चुके हैं, वो सठिया गए हैं, जो एक हाई स्कूल के बच्चे को यहाँ पर मुझे लेने के लिए भेज दिया। उन्हें लगता है कि एक हाई स्कूल का बच्चा मुझे अमेरिका से कोरिया वापस ले जा सकता है। जहाँ पे ग्रैंडपा इस बारे में सोच रहे होंगे कि अगर वो यहाँ पर एक बच्चे को भेजेंगे और मुझसे रिक्वेस्ट करेगा तो मैं उसकी बात मानने के बाद उसके साथ चुपचाप चल पड़ूंगा, तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। यूजिन कहता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मुझे फोर्स को यूज करना पड़े तभी तुम्हें लेकर आऊं। योंगो से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे यहाँ से घसीटते हुए वापस ले जा सकते हो। यूजिन उसे फिर से सीरियस लुक के साथ घूर कर देखता है। योंगो इस बात से गुस्सा होता है और अपनी टीम लीडर से कहता है इस कचरे को मेरे सामने से हटा दो, इसे जल्दी से ऑफिस से बाहर निकालो। और साथ ही वो अपनी टीम से कॉन्टेक्ट करते हुए कहती है सभी लोग अंदर आओ और इस लड़के को यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई भी जवाब नहीं आता, वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बार बार उनसे कहती है क्या तुम लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो, लेकिन उनमें से कोई भी उसको जवाब नहीं दे रहा क्योंकि 006 ने उन सभी को पहले से ढेर कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ 005 है, इसने अपनी साइड वाले सारे गार्ड्स को बेहोश कर दिया है। उनके मेन कैमरा रूम में 032 बैठा हुआ है और उनके सारे कैमरास को उसने हैक किया हुआ है। योंगो अपनी टीम लीडर से कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। टीम लीडर उसे कहती है हमारी टीम का कोई भी बंदा हमें जवाब नहीं दे रहा। योंगो कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। यूजिन चलता हुआ आगे बढ़ता है। टीम लीडर भी काफी हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी टीम का कोई भी बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो जल्दी से आगे
आगे बढ़ती है और अपनी गन निकाल कर यूजिन के सामने कर लेती है। जोंगो से कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम एक बच्चे के सामने गन क्यों निकाल रही हो। टीम लीडर उसे कहती है हमारी टीम का कोई भी बंदा जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब तो यही है ये लड़का यहाँ पर अकेला नहीं है, इसके साथ इसके दोस्त भी हैं। इसने बाकी की सारी टीम को सबड्यू कर दिया है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और 005 अंदर आती है। सारी उस तरफ देखते हैं। टीम लीडर भी जल्दी से अपनी गन को दरवाजे की तरफ करती है। यूजिन उसी वक्त पीछे की तरफ भागता है, वो उसके ऊपर गोली चलाती है, लेकिन यूजिन यहीं पर सोफे के पीछे जाकर छुप जाता है। उसी वक्त 005 आगे बढ़ती है और उसके साथ फाइट करना स्टार्ट करती है। वो उसके हाथ से उसकी गन को भी गिरा देती है। टीम लीडर उसकी आंखों की तरफ देखती है तो उसी वक्त समझ आ जाती है कि ये लड़की कौन है। ये तो वही लिफ्ट वाली लड़की है जो कि रास्ते में उसे मिली थी। यहाँ पर दोनों लड़कियां काफी देर तक आपस में फाइट करती हैं, लेकिन 005 उस पर भारी पड़ती है। वो उसे कोहनी मारती है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाती है। टीम लीडर के पीछे गिरने के फौरन बाद उसे पीछे से आवाज आती है। 005 से कोई कहता है अपनी जगह से मत हिलना वरना मैं गोली चला दूंगा। योंगो ने अपने हाथ में वो गन पकड़ी होती है। योंगो उन दोनों से कहता है अब ठीक है, मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों वाकई में बहुत ज्यादा काबिल हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोरिया वापस नहीं जाने वाला और जाकर अपने ग्रैंडपा को ये बात बता देना। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कोरिया वापस नहीं जाऊंगा और अगर मुझे उनके साथ फाइट भी करना पड़ी तो मैं फाइट करूंगा। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यंग असैसिन के एपिसोड 72 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था योंगो अपनी गन निकालता है और उनकी तरफ तानकर उनसे कहता है अगर ग्रैंडपा को इस बारे में बता दो कि मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, अमेरिका में सारे का सारा बिजनेस मैंने सेटअप किया है, इसलिए मैं वापस नहीं जाने वाला है, तुम लोग कुछ भी कर लो। और साथ ही योंगो सोच रहा होता है मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडपा इस बार मुझे माफ करेंगे क्योंकि मैंने जिये को मारने की कोशिश की है और उनके पास इस बात का सबूत भी है। अगर मैं वापस कोरिया में चला गया तो ग्रैंडपा मुझे जेल में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की और ये सारी मेहनत जेल में बंद रहने के लिए नहीं की। SW की सारी कंपनी मेरी होनी चाहिए। यूजिन और 005 दोनों सामने खड़े होते हैं और उसकी तरफ देख रहे होते हैं। यूजिन हल्का सा आगे बढ़ता है। योंगो से कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि यहीं पर रुको, क्या तुम मरना चाहते हो। लेकिन यूजिन उसकी बात का आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और फिर से आगे की तरफ बढ़ता है। योंगो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चला सकता। साथ ही वो गोली चला देता है, लेकिन उसके गोली चलाते ही यूजिन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसके हाथ को पकड़कर उसके निशाने को साइड पे करवा देता है। योंगो को भी कुछ भी समझ नहीं आती कि वो इतनी स्पीड से इसके पास कैसे पहुंच गया। यूजिन उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे उसका मुंह जख्मी हो जाता है। फिर यूजिन उसको सर से पकड़ता है और ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। 005 यूजिन से कहती है यूजिन तुम्हें नहीं लगता कि हम लोगों को भी यहाँ पर गन्स यूज करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि हमारे खिलाफ गन्स निकाल लेते हैं। और यहाँ के ये रूल्स बहुत ज्यादा बुरे हैं। थोड़ी देर के बाद 006 और 032 वो दोनों भी वहीं पर आ जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एक साथ दोबारा से काम करके। यूजिन उनसे कहता है मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, मैं इसको वापस लेकर जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन SW की बिल्डिंग का दिखाया जाता है। यहाँ पर योंगो के डैड अपने डैड के पास आते हैं और उनके सामने झुकते हुए भीख मांग रहे होते हैं कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए। योंगो के फादर कहते हैं फादर प्लीज उसको माफ कर दें, ये मेरी गलती है कि मैंने अपने बच्चों को ठीक तरीका नहीं सिखाया, मैंने उनकी परवरिश ठीक से नहीं की। ग्रैंडमा उसे कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला क्योंकि मैंने अभी तक किसी को भी इस बारे में नहीं पता लगने दिया। लेकिन जो भी हो योंगो ने इस बार एक हद को पार किया है। अपनी ही बहन को मरवाने की कोशिश की। हमारी फैमिली में बिजनेस के लिए तो जंग चलती रहती है लेकिन एक दूसरे को मरवाने की कोशिश करना ये बहुत ज्यादा है। फादर भी रोते हुए कहते हैं फादर आपको इस तरह इसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर उसके लिए माफी की भीख मांग रहा हूँ, ना कि ये कि उसको जेल से आजाद कर दिया जाए। आप उसे बंद रखें जब तक आपका दिल चाहता है, क्योंकि अगर योंगो मेरा बेटा है तो जिये भी तो मेरी बेटी है। योंगो ने बहुत ही गलत किया है, जब तक आप चाहें उसको सजा दे सकते हैं। अगर आप उस लड़के को सजा नहीं देते तो मैं खुद उसे सजा देता, लेकिन मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए माफी नहीं मांग रहा बल्कि अपने लिए माफी मांग रहा हूँ क्योंकि आप मुझे माफ कर दें। मेरे बेटे के गुनाहों की सजा आप मुझे न दें। हाँ मुझे पता है कि अपने बच्चों को रेस करने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ग्रैंडपा से कहते हैं मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। इस तरह योंगो तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, इसी तरह कभी तुम मेरे हाथ से निकल गए थे, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे का गुस्सा तुम्हारे ऊपर नहीं उतारूंगा। योंगो के डैड अभी भी बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं लेकिन साथ ही दिखाते हैं कि वो अंदर से काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं योंगो बहुत बड़ा इडियट है, मैंने उससे कहा भी था कि सब कुछ छुप कर करना। नेक्स्ट सीन यूजिन के घर का दिखाया जाता है। यूजिन अपने घर वापस आता है। ग्रैंडपा और डायुन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों इसे वेलकम करते हैं। डायुन उसे कहती है ब्रदर जल्दी से अपना बैग अंदर रखो, हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाओ, ग्रैंडपा तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी सा खाना बनाएंगे क्योंकि आज तुम काफी दिनों के बाद वापस आए हो। ग्रैंडपा से कहते हैं नहीं मैं सिर्फ इसके लिए खाना नहीं बनाऊंगा बल्कि तुम्हारे लिए भी टेस्टी खाना बनाऊंगा, जल्दी से तुम भी हाथ मुंह धोकर आ जाओ।
यूजिन जो के सामने खड़ा उन दोनों को बहस करते हुए देख रहा होता है। यूजिन को उसी वक्त योंगहो और उसके ग्रैंडपा का सीन याद आता है। वो दोनों दादा पोते किस तरह आपस में झगड़ रहे हैं कि एक इसका दादा है जो कि बहुत ही अच्छा है और यूजिन हल्का सा मुस्कुरा देता है। नेक्स्ट सीन में योंगहो और जिए के डैड जिए के पास आते हैं। अपनी बेटी से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम उस सोल्जर के साथ अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल कर दो। जिए भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है लेकिन डैड अचानक इस सब का क्या मतलब है। डैड उसे कहते हैं तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि उस लड़के के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट मिलिट्री पावर हासिल करने के लिए की गई थी, इसलिए अब तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस डील थी, इसलिए हम लोग अब इस बिजनेस डील को कैंसिल कर रहे हैं। तुम्हें अपनी एंगेजमेंट उसके साथ तोड़ना होगी। जिए अपने डैड से कहती है लेकिन डैड अचानक इस तरह से मंगनी कैसे तोड़ी जा सकती है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। उसके डैड उसे कहते हैं मैंने भी इस बारे में सोचा है लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि शुरुआत से ही हमें सबको पता था कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील है। तुम जल्दी से उसके साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ लो, उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी और अमीर फैमिली ढूंढी है, उसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट होगी। जिए कहती है तो असल मकसद आपका ये है कि आपको एक बड़ी और अमीर फैमिली मिल गई है जिसकी वजह से आप उस सोल्जर के साथ मेरी मंगनी को तड़वाना चाहते हैं। उसकी डैड आगे से हल्का सा मुस्कुरा देती है जैसे कि वो उसको कंफर्मेशन दे रहे हैं। जिए अपने डैड से कहती है वैसे मैंने एक और न्यूज भी सुनी है, मैंने सुना है कि योंगहो ने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान किया है और उसके बाद मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ पर है, ना ही कोई मुझे उससे मिलने दे रहा है, वो कहाँ पर है। फादर उसे कहते हैं उसने सिर्फ एक हद को पार किया जो उसे नहीं करनी चाहिए थी और इसी वजह से उसे कुछ सजा दी गई है, तुम्हें इस बारे में मजीद जानने की जरूरत नहीं है। जिए कहती है लेकिन फिर भी इस सब से मेरी एंगेजमेंट का क्या ताल्लुक है। उसके फादर गुस्से के साथ उसे कहते हैं जिए मेरी बात को कान खोल कर सुनो, तुम्हारा भाई रिटायर हो चुका है और उसकी जगह अभी भी खाली है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई के पास कितने ज्यादा शेयर्स थे, इस कंपनी में उसका एक बड़ा हाथ था, जबकि उसकी कुर्सी खाली है, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी कुर्सी पर तुम बैठो। फिर वो उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा, उस सोल्जर की फैमिली से भी बात कर लूंगा। फिर वो अपनी बेटी से बात करने के बाद वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जबकि यूजिन भी बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी दे रहा होता है। वो उसके डैड की तरफ देखता है। जिए के डैड बाहर आने के बाद हंसते हुए सोच रहे होते हैं तो अच्छी बात है कि मेरे डैड अभी तक सिर्फ योंगहो से नाराज हैं और मेरे पर गुस्सा नहीं है, इसका मतलब मेरी पोजीशन अभी तक सिक्योर है। अगर मैं शिनजिए को कंट्रोल कर लूं तो उसके बाद मेरी पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और इस सब के लिए पहले मुझे उस सोल्जर के साथ इसकी एंगेजमेंट को कट ऑफ करवाना होगा। जबकि जिए भी काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है अचानक इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे उसके साथ एंगेजमेंट को तोड़ना होगा। बस यहीं पर उसे पुरानी बैकग्राउंड सीन याद आते हैं जब वो पहली बार लेफ्टिनेंट से मिली थी। लेफ्टिनेंट उसके सामने आकर बैठते हैं और कहते हैं मेरा नाम लेफ्टिनेंट हेमचन है। और जब कभी लेफ्टिनेंट उससे मिलने के लिए आया करते थे तो वो उसे कहती कि मैं बिजी हूँ, तो लेफ्टिनेंट उसे कहते कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर सकती हो, मुझे इस बात से कोई भी मसला नहीं है, अगर तो अब कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। टीम 2 का लीडर अंदर आता है और शिनजिए से कहता है मैम जाने का वक्त हो गया। शिनजिए से कहती है योंगहो के बारे में पता करो, वो कहाँ पर है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। टीम 2 का लीडर कहता है ठीक है मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में वो गाड़ी में बैठकर जा रही होती है। शिनजिए अभी भी इसी बारे में सोच रही होती है कि अचानक मुझे उसके साथ एंगेजमेंट क्यों तोड़नी है। हालांकि ये बात सच है कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील थी क्योंकि हमें मिलिट्री पावर चाहिए थी, इसी वजह से ये एंगेजमेंट की गई थी, इसीलिए हमारे दरमियान में कोई फीलिंग्स तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। यूजिन भी उसके साथ ही बैठा होता है। यूजिन उसकी तरफ देखता है, वो उसे कहती है यूजिन मुझे बताओ कि तुम अपने दोस्त लेफ्टिनेंट के बारे में क्या सोचते हो। यूजिन कहता है मुझे नहीं पता कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ या नहीं, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। पूरी दुनिया में वो एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। जिए उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिए उससे कहती है तुम्हारे जैसे ठंडे मिजाज के इंसान ने अगर इस तरह की बात की है, किसी की तारीफ की है, तो इसका मतलब वाकई में बहुत ही अच्छा इंसान होगा। और फिर साथ ही वो अपनी टैबलेट को बंद करती है और टीम 2 के लीडर से कहती है आज के मेरे सारे शेड्यूल्स को कैंसिल कर दो। यूजिन और टीम 2 का लीडर ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और फिर वो वहीं से अपनी गाड़ी को आर्मी कैंप की तरफ मोड़ देते हैं। यूजिन जैसी गाड़ी से उतरता है वहाँ पर बाकी के सारे सोल्जर उसे जानते होते हैं। वो सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं यूजिन तुम यहाँ पर वापस आ गए। वो सारे यूजिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही इस बात से भी एक्साइटिंग होते हैं कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट की गर्लफ्रेंड आई है, ये उसका बॉडीगार्ड है। वो शिनजिए की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पता नहीं हमारे लेफ्टिनेंट ने इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड कहाँ से ले ली। वो सारे यही सोच रहे होते हैं कि हमारे लेफ्टिनेंट के पास भी गर्लफ्रेंड है लेकिन हम लोग अभी तक सिंगल क्यों है। फिर वो यूजिन से पूछते हैं यूजिन क्या स्कूल में तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है। यूजिन आगे से बिल्कुल खामोश हो जाता है, यानी कि उसकी नहीं है। नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर लेफ्टिनेंट शिनजिए के साथ बैठा होता है। लेफ्टिनेंट काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, क्या सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आई हो। शिनजिए उसे कहती है तुम हमेशा ही मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने के लिए आते हो, तो मैंने सोचा इस बार मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाती हूँ। मैं तेरा आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता हाँ ये तो ठीक है। ये उसे कहती है कहीं तुम्हें ज्यादा शर्म तो नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर आई हूँ या फिर तुम अपने दोस्तों को मुझसे मिलवाना नहीं चाहते।
लेफ्टिनेंट उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस हैरान हूँ कि तुम अचानक यहाँ पर क्यों आ गई। जी आगे से हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है मुझे यहाँ पर आने में काफी टाइम लगा, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे मिलने के लिए तो आना था। मैंने सोचा तुमसे मिल लेती हूँ, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। लेफ्टिनेंट उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, पर मुझे लगता है कि तुम काफी परेशान हो, क्या हुआ। ये भी उसकी बात सुनकर हैरान होती है। लेफ्टिनेंट उसे कहता है मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि तुम बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही। लेफ्टिनेंट उसे कहता है मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, जब भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं वहीं पर हूँगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं सिर्फ एक सोल्जर हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए फाइनेंशियली तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मेरे पास मेरी फैमिली की काफी सारी जायदाद है, लेकिन मैं उस सारी को बेच नहीं सकता। मुझे ये नहीं पता कि लोगों के साथ सोशलाइजिंग कैसे की जाती है। मैं तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी किसी तरह से भी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें सपोर्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें तुम्हारी फैमिली क्यों ना छोड़ दे, लेकिन तुम्हारी बैक पे मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। ये उसकी सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। लेफ्टिनेंट उसे कहता है सॉरी, मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर वहीं पर खामोश होकर बैठी रहती है और सोचने के बाद उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही वो उसे कहती है मैं यहाँ पर एक स्पेशल काम के लिए आई हूँ, मुझे तुमसे एक स्पेशल बात करनी है। लेफ्टिनेंट उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हें कौन सी बात करनी है। जियो उसे कहती है मैं यहाँ पर अपनी एंगेजमेंट को ब्रेक ऑफ करने के लिए आई हूँ। लेफ्टिनेंट उसकी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जियो वहाँ से अपनी बात को कंप्लीट करने के बाद वापस आ जाती है। वो लोग गाड़ी में बैठकर वापस जा रहे होते हैं। यही बात जियो हमें फिर से बैकग्राउंड सीन में दिखाती है। अब जियो ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेक ऑफ करना चाहती हूँ, हम लोग इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट थोड़ा सा उदास हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। जियो से कहती है तो क्या तुम इसकी वजह नहीं जानना चाहते कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो और तुमने जो भी फैसला किया होगा वो ठीक ही होगा, इसलिए मुझे इससे कोई एतराज नहीं है अगर तुम एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हो। लेफ्टिनेंट उसे कहता है ठीक है, मैं पहले अपनी फैमिली से बात करूंगा और हम लोग तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ देंगे। जियो इस बात से काफी हैरान होती है। लेफ्टिनेंट उसे कहता है मैं नहीं चाहता कि सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आए, तुम मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा और हम लोग अपनी तरफ से एंगेजमेंट को तोड़ देंगे। जियो उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान होती है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 72 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। यंग असैसिन के एपिसोड 73 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में देखा था शिनजी अपनी एंगेजमेंट को तोड़ने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर वापस आ रही होती है। वो सोच रही होती है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि लेफ्टिनेंट ने बहुत ही आसानी के साथ इस बात को मान लिया। मुझे नहीं लगता कि लेफ्टिनेंट इस जैसी जालिम दुनिया में कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा जालिम है, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ ज्यादा देर तक चल पाएगा। उसने बहुत ही अच्छा फैसला किया मेरे साथ एंगेजमेंट को तोड़ने का। ये उसी वक्त अपना मोबाइल निकालती है और अपने डैड को कॉल करती है। डैड उसे कहते हैं हम दोनों आज ही तो मिले थे, तो फिर तुमने मुझे अचानक क्यों कॉल क्यों कर दी, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। जी अपने डैड से कहती है मैंने लेफ्टिनेंट के साथ बात की है एंगेजमेंट को तोड़ने के बारे में, पर वो इस बात को मान गया है, हम लोगों का रिश्ता खत्म हो रहा है, वो एंगेजमेंट को कैंसिल करवा देगा। यूजिन में ये बात सुन के काफी हैरान होता है। डैड उसे कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ पर जाकर बात नहीं करनी, मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा, हमें इस एंगेजमेंट को अपनी तरफ से नहीं तोड़ना। तुम्हें पता है ना कि इस तरह की बिजनेस डील को तोड़ने पर हमें हर्जाना देना पड़ सकता है। ऊपर से क्या होता अगर वो लड़का इस बात के लिए एग्री नहीं होता। ये कहती है मुझे पता था कि वो बंदा इस बात के लिए मान जाएगा, इसलिए तो मैं उससे बात करने के लिए गई थी और वो मान गया। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने जाकर सीधा उससे बात किया और वो लड़का इस बात के लिए मान गया है कि वो अपनी फैमिली को मना लेगा मुझसे फैमिली रिश्ता तोड़ने के लिए। सारा इल्जाम उसी के ऊपर आएगा, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। डैड उसे कहते हैं और ये सब कुछ तुमने कब किया। ये कहती है अभी मैं वहीं से वापस आ रही हूँ, अभी उससे बात करके ही आ रही हूँ। डैड उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, अभी तुम्हारा रिश्ता टूटा है, तुम जाओ जाकर रेस्ट करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। कॉल कट करने के बाद शिनजी अपने टीम 2 लीडर से कहती है टीम 2 लीडर मैं चाहती हूँ कि मिस्टर चोई की फाइल तुम यूजिन को दे दो। टीम 2 का लीडर कहता है ठीक है मैं समझ गई। फिर वो यूजिन से कहती है लेकिन नेक्स्ट सीन दिखाते नहीं है। जबकि जिये के डैड भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं पता नहीं आजकल के बच्चे खुद को समझते क्या है, मैंने उससे भी कहा भी था कि सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा, लेकिन इनको तो सारे काम खुद ही करने हैं, पता नहीं मैं सारे मसले से निकलूंगा कैसे। फिर वो अपने मिस्टर चोई से कहते हैं मिस्टर चोई जो तुम तैयारी कर रहे थे उसको कम्प्लीट करो। मिस्टर चोई कहते हैं ठीक है डायरेक्टर मैं करता हूँ। नेक्स्ट सीन में लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं। लेफ्टिनेंट इस बात से काफी ज्यादा उदास है क्योंकि उनका रिश्ता टूट गया है, जबकि बाकी के सोल्जर भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं लेफ्टिनेंट को अचानक क्या हो गया, आज सुबह तो ये इतनी ज्यादा खुश थे जब इनकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आपस में ब्रेकअप कर लिया हो। लेफ्टिनेंट बेचारे को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगता है और उसी वजह से वो रात को बार में पीने के लिए चला जाता है। वो वहाँ पर बैठकर पी रहे होते हैं, साथ ही काफी ज्यादा उदास भी होते हैं। लेफ्टिनेंट अपने ग्लास में ड्रिंक डालते हैं तो उसी वक्त उन्हें अपनी पहली कॉफी याद आती है जब वो पहली बार शिनजी से मिलने के लिए गए थे।
लेफ्टिनेंट होटल में बैठे होते हैं और कहते हैं पता नहीं मेरे ग्रैंडपा को क्या सूझा, उन्होंने अचानक मेरी एंगेजमेंट तय कर दी और मुझे लड़की से भेजने के लिए जहाँ पर भेज दिया। मैंने अभी तक उस लड़की को देखा भी नहीं है। हाँ, मैंने उसकी फोटो देखी है और फोटो में वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन फोटो तो एडिट होती है, रियल में कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। इसी वक्त जिये उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेफ्टिनेंट उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिये वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेफ्टिनेंट उसकी तरफ देखते ही बोल पड़ते हैं तुम तो अपनी पिक्चर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। जिये उसे कहती है अब इस बात का क्या मतलब है। फिर वह दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। सीन हमारा फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। लेफ्टिनेंट अपना ग्लास भरने के बाद पूरे का पूरा घटक जाते हैं, फिर से अपनी बॉटल उठाते हैं और ग्लास को भर लेते हैं। उसी वक्त एक लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर अकेले बैठकर क्यों पी रही हो, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? अगर अकेले हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही बैठ जाती हूँ, हम दोनों मिलकर पीते हैं। लेफ्टिनेंट उसे कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही पी सकता हूँ। उसी वक्त पीछे की तरफ दिखाते हैं तो एक वेटर के हाथ से ग्लास गिर जाती है। लेफ्टिनेंट जैसे ही दूसरी तरफ देखते हैं वो लड़की अपने पास से ड्रग्स निकालती है और उसके ग्लास के अंदर मिक्स कर देती है। फिर उठकर खड़ी हो जाती है और लेफ्टिनेंट से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो फिर ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और वो उठकर चली जाती है। लेफ्टिनेंट अपना ग्लास उठाते हैं और उसे पीने लगते हैं, जबकि यहीं पर यूजिन आ जाता है और उसके ग्लास को पकड़ लेता है और लेफ्टिनेंट से कहता है मुझे लगता है कि आपने काफी पी ली है, अब चले वापस चलते हैं। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं यूजिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये बार तो बड़ों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। यूजिन कहता है मैंने कहा ना कि आपने ज्यादा पी ली है, चले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं हाँ मुझे कुछ ज्यादा ही अफसोस हो रहा है कि शिनजिए ने मुझे छोड़ दिया, इसी वजह से मैं यहाँ पर बैठकर पी रहा हूँ। फिर वो उठकर खड़े हो जाते हैं और यूजिन उसे अपने साथ लेकर पार्किंग एरिया की तरफ जाता है। वो उसे जैसे गाड़ी में बिठाता है यहीं पर वो अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर शिनजिए उसे मिस्टर चोई के बारे में बताती है कि मिस्टर चोई मेरे डैड के जनरल सेक्रेटरी हैं और सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं। शिनजिए यूजिन से कहती है मुझे जितना अपने फादर के बारे में पता है वो बहुत ही बुरे इंसान है और मुझे लगता है कि वो लेफ्टिनेंट के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लेफ्टिनेंट के ऊपर नजर रखो और साथ ही इस चोई के ऊपर भी। सीन हमारा फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। यूजिन गाड़ी का दरवाजा बंद करता है, लेफ्टिनेंट को अंदर बिठा देता है और वह सामने देखता है तो वहाँ पर सामने काफी सारे लोग खड़े होते हैं और वो लड़की भी उनके साथ ही होती है जिसने ड्रग्स मिलाई थी। नेक्स्ट सीन में यूजिन शिनजिए को कॉल करता है। जियो से कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने अल्कोहल में ड्रग्स मिलाई थी ताकि उसे ड्रग्स के केस में अंदर करवाया जा सके। यूजिन कहता हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। शिनजिए उसे कहती है ठीक है, फिर मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिन तक उसके साथ ही रहो और उसके ऊपर नजर रखो, दोबारा से इस तरह का कुछ भी ना हो। यूजिन कहता है ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा और वहीं पर दिखाते हैं यूजिन ने उन सारे के सारे गुंडों को पीट दिया होता है और वो सारे नीचे गिरे पड़े होते हैं। जिये अपने ऑफिस में बैठी काफी ज्यादा परेशान होती है। टीम 2 का लीडर भी उसके पास ही खड़ा होता है। जिये सोच रही होती है मेरे डैड ने तो इस पर हद ही पार कर दी, वो बेचारे लेफ्टिनेंट को ड्रग्स के केस में एक क्रिमिनल बनाकर उसकी लाइफ को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि अगर उसके ऊपर ड्रग्स का चार्ज लगा तो उसके पास से लेफ्टिनेंट का पद भी छीन लिया जाएगा और उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। इस तरह हमारी एंगेजमेंट तो टूट ही जाएगी। लेकिन ये सब कुछ मेरे फादर ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। टीम 2 का लीडर उसे परेशान देखकर कहता है मैम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि यूजिन उसके साथ है तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। उसी वक्त जिये को अपने मोबाइल पे कॉल आती है जो कि लेफ्टिनेंट की होती है। वो भी हैरान होती है और कहती है इतनी रात के वक्त लेफ्टिनेंट मुझे कॉल क्यों कर रहा है। वो कॉल को एक्सेप्ट करती है तो लेफ्टिनेंट चिल्लाकर कहता है जिये मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेफ्टिनेंट ने क्योंकि बहुत ज्यादा पी होती है वो वहीं पर अपनी बिस्तर पर बैठकर चिल्लाकर उसे कहते हैं और साथ ही वहीं पर सो जाते हैं। जिये भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि टीम 2 का लीडर जो कि वहाँ पर खड़ा होता है वो भी ये सारी बात सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चोई प्रेसिडेंट को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं हमारा ये वाला प्लान फेल हो गया, हम उसकी ड्रिंक्स के अंदर ड्रग्स नहीं मिला पाए। जिये के फादर उसे कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो प्रोफेशनल हो। चोई उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि जल्दी करना ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसके साथ उसका एक साथी था, उसने हमारे सारे गुंडों को पीट दिया। मुझे लगता है कि बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना पड़ेगा और एहतियात के साथ ये काम पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगा और बहुत ही जल्दी पूरा करूंगा। जिये के फादर उसे कहते हैं मैं जो तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, दोबारा मुझे कॉल करके ये मत कहना कि तुम फेल हो गए। मिस्टर चोई उसे कहते हैं ठीक है सर, पर कोई भी गलती नहीं होगी। कॉल को सुनने के बाद मिस्टर चोई गुस्से के साथ अपने गुंडों की तरफ देखते हैं। उसके सामने गुंडों का एक बॉस खड़ा होता है। वो कहता है मिस्टर चोई प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ पर नहीं था इसलिए मैंने अपने लोगों को इस काम पर लगा दिया। तो मुझे लगता है कि वो सारे इस लायक नहीं है कि इस काम को पूरा कर सकें, इस बार मैं इस काम को खुद ही पूरा करूंगा। लेकिन मिस्टर चोई उस गुंडे के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुमने इस काम को अपने लोगों पर कैसे छोड़ दिया, क्या तुम मेरी बात को इग्नोर कर रही हो या फिर तुम मुझे बहुत ज्यादा लाइट ले रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा बंदा हूँ इसके काम को तुम खुद नहीं कर सकते। साथ ही मिस्टर चोई चिल्लाकर उसे कहते हैं मीने कहेंगे अगर मैं तुम्हें कोई काम देता हूँ तो तुम्हें उस काम को खुद पूरा करना चाहिए, अपने साथियों को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट सीन फिर से जिये के डैड के ऑफिस का दिखाया जाता है। जिये के डैड कहते हैं आजकल तो कोई भी भरोसे का बंदा रहा
ही नहीं, पता नहीं ये काम पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। इस वक्त दरवाजा खुलता है और शिनजी अंदर आती है। डैड उसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जी कहती है मैं यहाँ पर कुछ खास बात करने के लिए आई हूँ। उसके डैड उसे कहते हैं अब तुम्हें कौन सी बात करनी है, वो भी इतनी लेट? जी कहती है डैड अब वापस कब जा रहे हैं? डैड मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं तुम्हें पता है ना कि मुझे यहाँ पर काफी काम करने हैं, उसके बाद वापस चला जाऊंगा, पहले तुम्हारी एंगेजमेंट को भी तोड़वाना है। जी अपने डैड से कहती है मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर अभी आप अपना सामान पैक करें और सुबह ही यहाँ से निकल जाएं। उसके डैड हैरान होकर कहते हैं अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? जी कहती है मैं यहाँ पर ये कहने के लिए आई हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोकना होगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपको भी इस सब का नतीजा भुगतना पड़े तो चुपचाप वापस चले जाएं। उसके डैड उसे कहते हैं जी तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे भाई योंगहो के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ और क्या अब तुम भी मेरे साथ इस तरह करोगी? जी कहती है डैड आपको हम बच्चों की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग बच्चे नहीं रहे, हम अपने मसलों को खुद संभाल सकते हैं, इसलिए आपको अब से हमारे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं उस सभी को रोक कर वापस चले जाएं। जहाँ पर इन दोनों बाप बेटी में काफी लंबी चौड़ी बातें होती हैं तो उन सारी फजूल की बातों को छोड़ देते हैं और काम की बात पे आते हैं। जी के डैड उसे कहते हैं मैं यहाँ पर SW का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा कि तुम सिर्फ कंपनी की एक छोटी सी डायरेक्टर हो? उसी वक्त मोबाइल की बेल बजती है। डैड भी अपना मोबाइल उठाते हैं। जी कहती है ये मेरा है और वो अपने कान के साथ फोन लगाती है तो यूजिन उसे कहता है मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया और मुझे फोटोज भी मिल गई हैं एविडेंस के तौर पर। ये कॉल सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है चलो ठीक है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और यहीं पर दिखाते हैं कि यूजिन ने वहाँ पर जितने भी गुंडे होते हैं उन सभी को पीट दिया होता है, मिस्टर चोई को भी उनके साथ ही पीटा होता है। कॉल सुनने के बाद शिनजी अपने डैड से कहती है डैड मुझे लगता है कि आपके मैनेजर चोई इस वक्त काफी जख्मी है और आपको हॉस्पिटल जाकर उनका पता करना चाहिए। उसके डैड के पास उनके काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये कहती है डैड आपको इतना हैरान होने की क्या जरूरत है, मुझे पता है कि मैनेजर चोई कौन है, वो आपके लिए बहुत ही खास बंदा है तो आपको हॉस्पिटल में उसका पता करने के लिए तो जाना चाहिए। डैड उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और उसे कहते हैं लगता है कि अभी भी तुम्हें तो कॉल आई है, तुमने किसी न किसी को उसके पीछे भेजा होगा, लगता है कि तुम काफी बड़ी हो गई हो। ये उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है डैड अब आपको पता चल गया कि मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब आपको मेरे मसलों में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है और वापस जाते हुए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि मैं अपनी बिजनेस मीटिंग में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं आपको सी ऑफ करने के लिए भी नहीं आ सकती, इसलिए आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर शिनजी अपने डैड को वहीं पर छोड़कर ऑफिस से बाहर आ जाती है। लेफ्टिनेंट जो कि रात को बहुत ज्यादा पी कर आए थे वो सुबह उठते हैं तो अपने बिस्तर पर बैठे होते हैं और कहते हैं लगता है कि रात को मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली और यूजिन मुझे यहाँ पर छोड़कर गया है। उसी वक्त उसके दरवाजे की बेल बजती है। लेफ्टिनेंट उठता है और जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने शिनजी खड़ी होती है। शिनजी उसे कहती है तो क्या तुम अभी तक सो रहे हो? तो लगा था कि सोल्जर जल्दी उठते हैं। लेफ्टिनेंट उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। शिनजी कहती है सारी रात में काम करती रही, इसी वजह से मैं सो नहीं पाई, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो मेरे साथ आओ, हम लोग कहीं खाना खाने के लिए चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। लेफ्टिनेंट पहले तो बहुत ज्यादा हैरान होता है फिर उसे कहता है ठीक है मैम मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 73 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो एपिसोड की शुरुआत में यूजिन का सीन दिखाया जाता है। यूजिन अपने रूम में सो रहा होता है और सोते वक्त उसे एक बैक फ्लैश सीन याद आता है या फिर ऐसा कह ले कि उसे एक ड्रीम आता है जहाँ पर यूजिन अभी तक उसी कैंप में होता है और उसी कैंप में यूजिन काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है क्योंकि वो लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। एक लड़का उसके पास आता है और उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? यूजिन दीवार के साथ हाथ लगाकर खड़ा होता है टेक लगाकर। वो लड़का उसकी बात भी नहीं सुनता और साथ ही उसे मारना शुरू कर देता है और यूजिन बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है। यूजिन के गिरने के बाद वो उसके पेट में मारना शुरू करता है। वो लड़का उसे मारते हुए हंस रहा होता है और साथ ही यूजिन से कहता है अब तुम्हें जितनी भी सप्लाईज मिलती है वो सारी की सारी मुझे मिला करेंगी क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा। यूजिन उसकी बातें सुनने के बाद उठता है और उसे किक मार के नीचे गिरा देता है और फिर साथ ही यूजिन बड़ी स्पीड के साथ उठता है और उसके बाजू को पकड़कर उसके बाजू को तोड़ देता है। उसी वक्त मैड डॉग भी वहाँ पर आ जाता है और यूजिन से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे सोल्जर्स ऐसे ही काम करो। ये एक जंगल की तरह है जहाँ पर कोई भी कानून नहीं है, जो भी गलती करेगा उसे सजा मिलेगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों को मारना पड़ेगा, यहाँ पर शिकार नहीं बनना बल्कि एक शिकारी बनना है। और ये सारी बातें सुनने के बाद यूजिन की आंख खुल जाती है और वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है, लेकिन उठने के बाद भी वो लंबे लंबे सांस ले रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा होता है। एक सीन उसके स्कूल का दिखाया जाता है। यूजिन अपने स्कूल आ जाता है, वो डायजुन के साथ चलता हुआ जा रहा होता है। डायजुन उसे कहती है ओपा क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी हालत को देखकर लगता तो नहीं है कि तुम ठीक हो। यूजिन उसे कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डायजुन उसकी तरफ देखती है, हालांकि उसे इस बात का यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहती है चलो ठीक है फिर मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और अगर तुम बीमार हुए तो मुझे बता देना। यूजिन भी फिर अपनी क्लासरूम में आ जाता है। यूजिन अकेला बैठा होता है जबकि बाकी के सारे बच्चे जूना के इर्द गिर्द खड़े होते हैं। वो सारे प्लान बना रहे होते हैं कि छुट्टी के बाद स्ट्रीट में खाना खाने के लिए जाएंगे। वो यूजिन से पूछते हैं यूजिन क्या तुम भी हमारे साथ खाना खाने के लिए चलोगे? हम यहाँ से छुट्टी के
के बाद स्ट्रीट फूड खाने के लिए जाएंगे। लेकिन यूजिन वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है, वो जैसे उनकी बात को सुन ही नहीं रहा। वो बार बार उसका नाम पुकारते हैं लेकिन यूजिन अपने आप में बैठा होता है। यूना जल्दी से आगे बढ़ती है और उसके माथे पे हाथ रखते हुए से कहती है, यूजिन क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम बीमार हो? यूजिन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और यूना की तरफ देखता है। यूना उसे कहती है, तुम मेरे हाथ को कुछ ज्यादा ही दबा रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। यूजिन उसके हाथ को छोड़ देता है क्योंकि यूजिन इस वक्त अपनी इस कंडीशन में नहीं है वो कुछ भी समझ सके, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। यूना उसे कहती है, यूजिन क्या तुम वाकई में ठीक हो? पर लग नहीं रहे क्योंकि तुम्हारा माथा तो तप रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार है। ली जू और पार्क वो तीनों भी भागते हुए यूजिन के पास आ जाती है और कहती है, क्या वाकई में यूजिन को फीवर है, इसे तो छुट्टी करनी चाहिए। वो यूजिन से कहते हैं, यूजिन तुम हाफ लीव ले लो और अभी अपने घर वापस चले जाओ। यूजिन उनसे कहता है, नहीं इतना भी बीमार नहीं हूँ। थोड़ी देर के बाद वो सारी अपने पास से कुछ खाना लेकर आते हैं और यूजिन के सामने रख देते हैं। वो उसे कहते हैं, जब तुम बीमार हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा खाना खाना चाहिए। यूजिन इस सारी बात से भी काफी ज्यादा हैरान होता है। नेक्स्ट सीन SW ट्रेनिंग ग्राउंड का दिखाया जाता है। यूजिन बाकी के सारे ट्रेनिंग्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर रोजाना ही यूजिन सबसे आगे आगे होता है। आज उसकी हालत काफी बुरी है और वो सबसे पीछे पीछे भाग रहा है और काफी ज्यादा थका हुआ भी है। बाकी के सारे गार्ड्स भी उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं कि आखिर इसको क्या हो गया, आज इसकी हालत कुछ अजीब सी लग रही है। उनमें से एक गार्ड आगे बढ़ता है और उसे पानी की बोतल देते हुए कहता है, यूजिन क्या तुम ठीक हो? चलो जल्दी से पानी पी लो, लगता है कि तुम बीमार हो। और वो टीम 2 के लीडर से कहते हैं, सर लगता है कि यूजिन की हालत ठीक नहीं है, इसे छुट्टी दे देते हैं। लीडर वहाँ पर आता है और कहता है, यूजिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते तो तुम घर वापस जा सकते हो। यूजिन उठकर खड़ा हो जाता है और टीम 2 के लीडर से कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टीम 2 के लीडर उसे कहते हैं, पर तुम किसी भी एंगल से ठीक नहीं लग रहे। यूजिन कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टीम 2 के लीडर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट सीन में शिनजी का दिखाया जाता है। वो गाड़ी में कहीं पर जा रही होती है और यूजिन भी उनके साथ ही होता है। शिनजी यूजिन से कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो। यूजिन कहता है, नहीं तुमने गलत सुना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिनजी उसे कहती है, अब बस भी करो, टीम 2 के लीडर ने मुझे सारी बात बताई है, आज तुम्हारी हालत क्या थी ट्रेनिंग के दौरान, चलो जल्दी से अपने घर चले जाओ और जाकर आराम करो। ये जब देखती है कि ये बहुत ही जिद्दी है, वो टीम 2 के लीडर से कहती है, डॉक्टर कैंग से करो कि हमारी अपॉइंटमेंट को फिक्स करे, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। फिर वो सीधे हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर यूजिन को एग्जामिन करने के बाद कहती है, तुम्हें तो 104 डिग्री बुखार है फीवर के अलावा और तुम्हें कोई भी मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पर आते रहना और अगर फीवर ज्यादा बढ़ जाए तो फिर यहाँ पर जरूर वापस आना, तुम्हें कुछ और मेडिसिन देंगे। मिस शिनजी यूजिन को अपनी गाड़ी में बिठाती है और वापस उसके घर छोड़ देती है और कहती है, तब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, तुम्हें ड्यूटी पर आने की जरूरत नहीं है, अब जाओ अपने घर चले जाओ। यूजिन के हाथ में उसकी मेडिसिन का पैकेट होता है। वो अपनी गाड़ी को जल्दी से वहाँ से भगाते हैं और यूजिन को छोड़कर चले जाते हैं। यूजिन अपने घर वापस आता है। ग्रैंडपा और डाइजुन भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। डाइजुन उसे कहती है, ओपा तो तुम वापस आ ही गए, हमें कॉल आई थी SW से, उन्होंने कहा कि तुम हॉस्पिटल गए हो और तुम्हें बहुत ही तेज बुखार है। ग्रैंडपा भी उससे पूछते हैं, यूजिन क्या तुम ठीक हो? यूजिन उनसे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे मेडिसिन मिल गई है, मिस शिनजी मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गई थी, मेडिसिन को खाने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, तो फिर जल्दी करो, मेडिसिन को खाओ और जाकर रेस्ट करो, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। साथ ही यूजिन टेबल के ऊपर देखता है तो बहुत सारे फल पड़े होते हैं। यूजिन उन फलों को देखकर काफी हैरान होता है। यूजिन कहती है, ये सारे ग्रैंडपा लेकर आए हैं, जब ग्रैंडपा को पता चला कि तुम बीमार हो तो वो तुम्हारे लिए सारे फल ले आए हैं, क्योंकि ग्रैंडपा चाहते हैं कि जब तुम बीमार हो तो तुम्हें काफी सारे विटामिन मिले। यूजिन कहता है, ठीक है। यूजिन अपने रूम में चला जाता है। डाइजुन और ग्रैंडपा उन सारे फलों को काट कर वहीं पर बैठ जाते हैं और देख रहे होते हैं कि यूजिन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। डाइजुन कहती है, मैं अभी देख कर आती हूँ कि वापस क्यों नहीं आया। वो जल्दी से उसके रूम में जाती है, पहले नॉक करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है तो देखती है कि उसका भाई बिस्तर पर लेटा होता है, वो वहीं पर सो जाता है। डाइजुन बाहर आकर ग्रैंडपा से कहती है, ओपा तो सो गया। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, चलो ठीक है, उसे रेस्ट करने दो। रात के वक्त चाडूसिक यूजिन को मिलने के लिए बुलाता है। वो दोनों बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं। चाडूसिक कहता है, मैंने सुना है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम बीमार हो। यूजिन उसे कहता है, हाँ मुझे बस थोड़ा सा बुखार था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। चाडूसिक उसे कहता है, तुम्हें 40 डिग्री फीवर था और तुम कहते हो कि ये बस थोड़ा सा बुखार था। यूजिन कहता है, हाँ ये तो कुछ भी नहीं है। चाडूसिक उसे कहता है, तुम सिर्फ एक बच्चे हो, जब तुम बीमार हो तो तुम्हें बस सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहना चाहिए, स्कूल भी नहीं जाना चाहिए, तुम इतनी ज्यादा मेहनत किस लिए कर रहे हो। यूजिन उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि बस हल्का सा फीवर था, वो इतना ज्यादा नहीं था कि मैं चल फिर भी ना सकूं। मुझे अपनी बॉडी के बारे में अच्छी तरह से पता है कि मेरी लिमिट क्या है। चाडूसिक उसे सारी बातें सुनने के बाद चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास तो सारे जवाब है। नेक्स्ट सीन में चाडूसिक वापस जा रहा होता है। योंगसू से कहता है, योंगनिम मैंने एक उड़ती हुई खबर सुनी है, मैंने सुना है कि वो पॉलिटिशियन किम अभी तक यहीं पर है कोरिया में, वो वेट कर रहा है हमसे बदला लेने का। चाडूसिक उसे कहता है, तो ठीक है, उसे बदला लेने दो। योंगसू कहता है, मुझे लगता है कि उस बंदे को अभी तक अकल नहीं आई, के साथ इतना कुछ हो गया, उसकी कुर्सी भी छीन गई, यहाँ तक कि उसको कोरिया को छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमसे बदला लेना चाहता है।
चार्ट उसी को से कहता है वो बंदा काफी ज्यादा अमीर है, उसने काफी सालों में बहुत कुछ लूटा है, यानी बहुत सारी करप्शन की है और ऊपर से उसकी वाइफ की बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा तगड़ी है, यानी वो भी एक अमीर फैमिली से है। तुम्हें क्या लगा था कि अगर उसकी कुर्सी छीन जाएगी तो उसके पास जितना पैसा है वो भी छीन जाएगा? नहीं, अभी भी वो काफी ज्यादा अमीर है और बहुत सारे गुंडों को हायर कर सकता है। वो सिर्फ पॉलिटिशियन के सर्कल से निकला है। हालांकि उसके खिलाफ जितने भी सबूत थे वो सारे के सारे बिल्कुल क्लियर थे, लेकिन फिर भी उसने पैसे देकर जज को भी खरीद लिया और अपनी आजादी ले ली। और हुआ क्या, सिर्फ उसे पॉलिटिक्स वाली अपनी चेयर को छोड़ना पड़ा, लेकिन अभी भी वो कांग्रेसमैन किम है। चार्ट उसे कहता है लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें भी पता है कि हम लोग SW कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टली हमारे पर कोई अटैक कर सकेंगे। योंगसू बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ ये बात तो ठीक है, अब हम लोग SW कंपनी का हिस्सा है। नेक्स्ट सीन पॉलिटिशियन किम का दिखाया जाता है। पॉलिटिशियन किम काफी अरसे के बाद वापस आ गए हैं, शुरुआत इसी से हुई थी। मिस्टर किम अपने दोनों बच्चों से कहते हैं तुम दोनों का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है, इसलिए तुम लोगों के लिए मैंने प्लान तैयार किया है। तुम लोग जल्दी से अमेरिका चले जाओ और वहीं पर जाकर अपनी स्टडीज को कंप्लीट करो। कोई यहाँ के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। किम कीसू और किम हीजिन दोनों ही उसके सामने अपना सर लटकाकर बैठे होते हैं, लेकिन किम हीजिन अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो कहती है ये सब कुछ उस साली कुतिया डायुन की वजह से हुआ है, हमें यहाँ पर अपनी कंट्री को छोड़कर जाना पड़ रहा है और ऊपर से हमारी इतनी ज्यादा इंसल्ट हो गई। डैड उन दोनों से कहते हैं यहाँ की टेंशन को भूल जाओ और जाकर वहाँ पर अपनी लाइफ को सेटल करो। बहुत ही जल्दी मैं भी वहाँ पर तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, यहाँ के मसलों को निपटा कर हम लोग वहाँ पर एक नई शुरुआत करेंगे। अब फिर उन दोनों से कहता है जाओ जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उनकी मॉम चिल्लाकर कहती है क्या तुम इस सारे मसले को बस ऐसे ही जाने दोगे? क्या तुम्हें पता नहीं कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है? मिस्टर किम अपनी वाइफ से कहते हैं तुम्हें पता है कि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी लेकिन मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। तुम्हें पता है कि हमारे ऊपर जो हायर अप्स हैं वो भी ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि इस सभी के साथ उनकी रेपुटेशन का भी सवाल है। मॉम चिल्लाकर उसे कहती है तो क्या तुम इस सब को गिव अप करने वाले हो? क्या तुम उनसे बदला नहीं लोगे जिन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी? चलो हमारी जिंदगी की तो खैर थी, लेकिन उन्होंने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मिस्टर किम अपनी वाइफ से कहते हैं तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि मैं गिव अप करने वाला हूँ? क्या तुम मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं हो? इतने साल तुमने मेरे साथ गुजार दिए। जब मैं किसी चीज पर नजर लगाता हूँ तो वो चीज मेरी होकर रहती है, चाहे मुझे उसे किसी भी तरह से हासिल करना पड़े। जबकि शुरुआत उन्होंने की है तो इसको खत्म मैं ही करूंगा। नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है। यूजिन छुट्टी के बाद अपनी बहन को कॉल करता है। डायुन को पहले चली गई थी, वो सुपरमार्केट जाती है और वहीं से उसे कॉल करती है। यूजिन कहता है सुपरमार्केट जाने के लिए मुझे भी तो अपने साथ लेकर जा सकती थी। डायुन कहती है मैं अकेले भी जा सकती हूँ, तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हो और वैसे भी मैंने सब कुछ खरीद लिया है, अब मैं वापस घर जाने वाली हूँ। साथ ही डायुन उसे कहती है ओपा क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यहाँ से कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं अभी तुम्हारे लिए खरीद लेती हूँ। यूजिन कहता है नहीं, मुझे मार्केट से कुछ भी नहीं चाहिए। डायुन उसे कहती है हाँ मुझे पता है कि हर बार तुम ऐसे ही जवाब देती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ ले लेती हूँ। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है। जैसे वो कॉल को कट करता है उसी वक्त यूजिन को फिर से कॉल आती है जो कि अननोन नंबर से होती है। यूजिन उस कॉल को पिक करता है तो आगे से मिस्टर किम बोलते हैं। मिस्टर किम यूजिन से कहते हैं मेरा नाम किम इनबे है, काफी अरसे के बाद तुमसे बात हो रही है, क्या तुम यूजिन ही हो ना? यूजिन जैसे ही उसका नाम सुनता है तो यूजिन को सारी की सारी बैक फ्लैश मेमोरीज याद आती है। अब वो यहाँ पर कोरिया में वापस आया था तो मिस्टर किम और उसके बच्चों ने उसकी बहन के साथ क्या किया था और फिर यूजिन ने इनके साथ क्या किया था। मिस्टर किम यूजिन से कहते हैं हम दोनों ने एक डील की थी लेकिन तुमने उस डील को तोड़ दिया। यूजिन कहता है मैंने उस डील को नहीं तोड़ा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? यंग असैसिन के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कांग्रेसमैन किम वापस आ गए हैं और वो यूजिन को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं काफी लंबे अरसे के बाद तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे उस डील के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुमने मेरे साथ उस डील को क्यों तोड़ा था? क्या हम दोनों में एक डील हुई थी? भी तुमने मेरे सारे सीक्रेट्स को पब्लिक में क्यों रिलीज कर दिया? यूजिन उसे कहता है मैंने उस डील को नहीं तोड़ा था, बल्कि तुम्हारे बच्चों ने पहल की थी, इसी वजह से मुझे वो सारे सीक्रेट्स पब्लिक में रिलीज करने पड़े। कांग्रेसमैन किम उसे कहता है अब ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं अपने बच्चों को बाहर भेजने वाला हूँ और ऊपर से अगले दिन उन्होंने स्कूल में आना भी छोड़ दिया था। ये तो हमारी डील थी और इसके बदले में तुमने वो सारे के सारे एविडेंसेस को डिलीट करना था। यूजिन उसे कहता है लेकिन तुम्हारे बच्चे बाहर जाने के बाद फौरन एक हफ्ते के बाद वापस आने वाले थे, ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है। ऊपर से तुम्हारी बेटी ने मेरी बहन के साथ कुछ बुरा किया जाने से पहले और इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। हमारी डील तो उसी वक्त टूट गई थी जब तुम्हारे बच्चों ने अपनी हद को पार किया था। कांग्रेसमैन किम आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था तुम्हारे अंदर डर नाम की कोई भी भावना नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा यंग हो। ऐसी उम्र में अक्सर ऐसा होता है। मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा यंग है और वो भी कभी वो मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। मैं सीधा पॉइंट की बात पर आता हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे जितना ज्यादा नुकसान पहुँचा है वो बहुत ही बड़ा है। मेरा बहुत ज्यादा पैसा जाया हुआ, चलो पैसे को तो साइड पे रख देते हैं, लेकिन मेरी रेपुटेशन गई, मेरी कांग्रेसमैन की कुर्सी गई, ऊपर से तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को बहुत बड़ा धचका लगा है। वो सारी जिंदगी किसी के सामने सर
रफ्तार उठाकर नहीं चल सकते। साथ ही वो गुस्से के साथ यूजिन से कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक बहुत ही पीसफुल लाइफ जी रहे हो जबकि तुम्हारी हालत भी ऐसी होनी चाहिए थी। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है लेकिन आगे से कुछ भी नहीं बोलता। कांग्रेसमैन किम उसे कहते हैं तो मैंने डिसाइड किया है जितना डैमेज मुझे मिला है उतना डैमेज तुम्हें भी मिलना चाहिए। अब मैंने फैसला कर लिया है तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसे तुमने मेरे साथ किया है। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कांग्रेसमैन किम क्या कर सकता है। नेक्स्ट सीन ग्रैंडपा के वर्किंग एरिया का दिखाया जाता है। डूसिक वहाँ पर बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा होता है जबकि उसी वक्त ग्रैंडपा वहाँ से गुजरते हैं। वो उसको देखते ही जल्दी से सिगरेट छुपा लेता है। ग्रैंडपा उसके पास आते हैं और मुस्कुराते हुए उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? डूसिक कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुमने वो सारी की सारी डिशेस खा ली थी जो कि डाइजन ने तुम्हारे लिए बनाई थी? डूसिक कहता है हाँ मैंने खा ली थी। ग्रैंडपा कहती है अगर तुम्हें पसंद आई तो अगली बार मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा बनाकर लाऊंगा। डूसिक कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, फिर कभी सही। ग्रैंडपा कहती है चलो ठीक है मुझे फिर कभी बता देना, मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा डिशेस बनाकर लाऊंगा, फिर दोनों इकट्ठे बैठकर खाएंगे। फिर ग्रैंडपा हंसते हुए वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं, अपने घर की तरफ जा रही होती हैं क्योंकि उनका ड्यूटी टाइम खत्म हो गया है। जबकि डूसिक फिर से अपना सिगरेट निकालता है और उसे जलाकर पीना शुरू कर देता है। उसी वक्त वो पीछे की तरफ देखता है तो पीछे से मोटरसाइकिल पर दो लोग आ रहे होते हैं। डूसिक उनकी तरफ देखता है और कहता है ये दो लोग जो कि मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं इनकी स्पीड काफी ज्यादा है, इन्हें ऐसी जगह के ऊपर इतनी ज्यादा स्पीड के साथ बाइक नहीं चलानी चाहिए। असल में वो दोनों ही लड़के जो बाइक पर हैं वो ग्रैंडपा के पीछे हैं। ग्रैंडपा डाइजन को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं डाइजन मैं घर आ रहा हूँ। जबकि वो लड़के जो बाइक पर होते हैं उनमें से एक अपने पास से लोहे का रॉड निकालता है और ग्रैंडपा को मारने लगता है। उसी वक्त डूसिक भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो दोनों ही लड़के बाइक से नीचे गिर जाते हैं। जबकि ग्रैंडपा क्योंकि डाइजन की कॉल सुन रहे होते हैं इसलिए उन्हें पीछे से कोई भी आवाज नहीं आती और वो चुपचाप आगे गुजर जाते हैं। डूसिक उनको देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये दोनों बंदे हैं कौन और ये ग्रैंडफादर के पीछे क्यों हैं? इनको ग्रैंडपा से क्या चाहिए? इसी वक्त डूसिक को कॉल आती है योंगसू की। योंगसू से कहता है ब्रदर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। वो उसे कहता है क्या बुरा हुआ? योंगसू से कहता है मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिशियन किम वापस आ गया है, वो हमारे पीछे लगा हुआ है, लेकिन असल में अब मुझे पता चला है वो हमारे पीछे नहीं है, वो उस हाई स्कूलर लड़के के पीछे है। ये बात सुन के तो वो भी काफी हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में वो यूजिन के पीछे है? इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि ये लोग यहाँ पर ग्रैंडपा को मारने के लिए आए होंगे। यूजिन अपने घर की तरफ वापस आ रहा होता है और अभी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। अभी कांग्रेसमैन किम ने उसे कहा है। इस वक्त उसके मोबाइल पे कॉल आती है जो कि डूसिक की होती है। वो कॉल को एक्सेप्ट करता है। डूसिक उसे कहता है तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, क्या वहाँ पर कुछ हो तो नहीं रहा? यूजिन अभी उसकी कॉल ही सुन रहा होता है कि उसी वक्त उसे बाइक की आवाज आती है। उसकी साइड पर काफी सारे गुंडे खड़े होते हैं जिनके पास बाइक्स भी होती हैं और बैट्स भी होते हैं। यूजिन उन सभी की तरफ देखने के बाद डूसिक से कहता है हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। डूसिक भी उसे कहता है चलो फिर ठीक है तुम पहले अपना मसला निपटा लो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और वो खुद ही कॉल को कट कर देता है। कॉल को कट करने के बाद डूसिक युंगसू से कहता है युंगसू मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बंदूक को इकट्ठा करो। यूजिन की बहन और उसके ग्रैंडपा के साथ हमारे 3-3 बंदे लाजमी होने चाहिए जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सके। युंगसू कहता है ब्रदर क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे? डूसिक उसे कहता है मैंने अभी तुम्हें इस बारे में नहीं बताया लेकिन आज ग्रैंडपा के ऊपर 2 बाइक वालों ने अटैक करने की कोशिश की थी लेकिन मैंने उनको रोक लिया। मुझे लगता है कि वो दोबारा से उन पर अटैक करेंगे। उसकी छोटी बहन पर भी सिक्योरिटी को टाइट करो, जल्दी करो और जाके अपने लोगों को भेजो। योंगसू कहता है ठीक है बॉस मैं अभी जाता हूँ और वो भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डूसिक अपने मोबाइल में कांग्रेसमैन किम का नंबर देखता है और उसे कॉल मिलाता है। कांग्रेसमैन किम उसे कहता है चीफ चा क्या हुआ, मुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रहे हो? या फिर मुझे अब तुम्हें मैनेजर कहना चाहिए क्योंकि तुम SW के लिए काम कर रहे हो। डूसिक उसे कहता है आखिर तुम सोच क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? कांग्रेसमैन किम कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? डूसिक कहता है मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम अभी कर रहे हो। कांग्रेसमैन किम समझ जाते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। वो उसे कहते हैं लगता है कि ये शहर इतना भी बड़ा नहीं है, खबर तो बहुत ही जल्दी फैल गई है। कांग्रेसमैन किम डूसिक से कहते हैं अब तुम जबकि SW कंपनी का हिस्सा बन चुकी हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं उससे तो बदला लूँ जिससे ले सकता हूँ। डूसिक कहता है उस लड़के का और उसकी फैमिली का इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, फिर तुम उससे बदला लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कांग्रेसमैन किम उसे कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि उस लड़के का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है? उस लड़के और उसकी बहन की वजह से मेरी सारी की सारी रेपुटेशन बर्बाद हो गई, मुझसे मेरी कांग्रेसमैन की कुर्सी छीन गई और ऊपर से बच्चों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। डूसिक उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मेरे बारे में जितनी भी डिटेल्स को लीक किया गया था वो सारी वीडियो फुटेजेस सारी की सारी मैंने लीक की थी, उस लड़के ने नहीं। कांग्रेसमैन किंग भी उसकी बात सुनकर काफी हैरान होती है। डूसिक उसे कहता है अब उस बच्चे को परेशान करना बंद करो और अगर तुम्हें बदला ही लेना है तो मुझसे बदला लो क्योंकि ये सब कुछ मैंने किया है। कांग्रेसमैन
कांग्रेसमैन किम उसे कहती है, तुम इस बारे में भूल चुके हो कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ, इसके बावजूद तुम मुझे ये सारी बात बता रहे हो। चाड उसे कहता है, अगर मुझे इस बात की जरा भी परवाह होती कि तुम किस किस्म के इंसान हो तो मैं तुमसे ये बात कभी भी नहीं करता, मैं तुमसे नहीं डरता। कांग्रेसमैन किम चिल्लाकर उसका नाम पुकारते हैं, लेकिन चाड उसे जल्दी से कॉल को कट कर देता है। योंगसू वापस आता है और कहता है, मैंने अपने लोगों को डाइजुन और ग्रैंडपा की सेफ्टी के लिए भेज दिया है। मैंने उनको ये भी कहा है कि अगर ग्रैंडपा और डाइजुन दोनों घर चले जाएं तो उन्हें उनके घर के बाहर ही रहना है। चाड उसे कहता है, चलो जल्दी से अपने कुछ लोगों को इकट्ठा करो, लगता है कि एक फाइट होने वाली है। योंगसू ये बात सुनते बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ब्रदर क्या तुम वाकई में कांग्रेसमैन किम के साथ फाइट करने वाले हो? तुम्हें पता है कि वो एक कांग्रेसमैन रह चुका है, अगर हम उसके ऊपर हाथ डालेंगे तो उससे हमें भी काफी नुकसान हो सकता है। चाड उसे कहता है, तुम्हें पता है ना कि उस लड़के का हमारे ऊपर एक एहसान है और हमें उस एहसान का बदला तो चुकाना पड़ेगा। ऐसे भी ये सारा मसला हमारी वजह से शुरू हुआ था तो हम इसको खत्म करेंगे। योंगसू कहता है, ठीक है बॉस, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अभी लोगों को इकट्ठा करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ यूजिन का सीन दिखाते हैं। यूजिन उन सारे बाइक वाली गैंग को पीट रहा होता है और यहाँ पर एक लंबी चौड़ी फाइट होती है। वो उन सभी को काफी ज्यादा पीटता है और उन सभी को पीटने के बाद यूजिन अपना बैग उठाता है और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। यूजिन अपने घर आ रहा होता है तो उसी वक्त उसे बाहर अपने घर के बाहर एक गाड़ी नजर आती है। यूजिन को लगता है कि शायद वो गुंडे यहाँ पर उसके घर के बाहर भी आ गए हैं। वो चलता हुआ सीधा उस गाड़ी के पास जाता है क्योंकि उस गाड़ी के अंदर योंगसू के सारे आदमी बैठे होते हैं। ड्राइवर की सीट के ऊपर एक टकला बंदा बैठा होता है। यूजिन जाते ही उसकी खिड़की के शीशे को तोड़ते हुए उसे कॉलर से पकड़ लेता है और उसे खिड़की से बाहर खींच लेता है। जैसे उसे पंच मारने लगता है वो चिल्लाकर उसे कहता है, रुको रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? हमें यहाँ पर चाड उसिक ने भेजा है, तुम हमारी शक्लों को भी नहीं पहचानते। हमने तुम्हें कितनी बार देखा है, जब तुम कितनी बार तो चाड उसिक के क्लब में आ चुके हो। यूजिन उस टकले बंदे की तरफ देखता है तो उसे कुछ याद आता है कि योंगसू के साथ उसने इस टकले बंदे को पहले भी देखा है। फिर यूजिन उसके गिरबान को छोड़ देता है और कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? वो उसे कहता है, मुझे सारी डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन चाड उसिक ने हमें कहा था कि डाइजुन और ग्रैंडपा के ऊपर 3-3 लोगों को सिक्योरिटी के लिए नजर रखनी है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। यूजिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी वक्त दूसरी तरफ सुकजू का सीन दिखाते हैं। सुकजू जो कि अपने घर में ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसी वक्त उसके मोबाइल पे कॉल आती है जो कि यूजिन की होती है। वो कॉल को पिक करता है। सुकजू उसे कहता है, अब क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए होगा? यूजिन उसे कहता है, एक्स कांग्रेसमैन किम इनबे के बारे में डिटेल्स चाहिए, मुझे ये बताओ कि इस वक्त वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन बताओ। सुकजू भी काफी हैरान होता है और कहता है, लेकिन अचानक तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? कुछ बुरा हुआ है? लेकिन यूजिन का तो आपको पता ही है। यूजिन उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन बाहर सड़क का दिखाया जाता है जहाँ पर चाड उसिक की काफी सारी गाड़ियाँ जा रही होती है। चाड उसिक अपनी गैंग को लेकर कांग्रेसमैन किम को पीटने के लिए जा रहा है ताकि इस मसले को हल किया जा सके। गाड़ी में बैठे बैठे चाड उसिक यूजिन से कॉल पे बात करता है और उसे कहता है, इस वक्त जो तुम्हारे पास मसला था, क्या वो मसला हल हो गया? यूजिन कहता है, वो मसला हल हो गया। साथ ही दिखाते हैं कि यूजिन बाइक पर होता है। यूजिन को कांग्रेसमैन किम की लोकेशन का पता चल चुका है और अब वो कांग्रेसमैन किम को मारने के लिए जा रहा है। चाड उसिक कहता है, मेरे लोगों ने बताया तुमने मेरे लोगों पर अटैक किया था एक गलतफहमी की वजह से, तुम्हें इस बारे में बताना भूल गया था। मैंने सिक्योरिटी के लिए उनको वहाँ पर रखा है। वैसे ये कोई बड़ा मसला तो नहीं है, एक गुंडे के साथ मेरा मसला चल रहा है। उस गुंडे ने तुम्हें भी मेरे साथ काफी बार देखा है, तो मैंने सोचा कहीं तुम्हारी फैमिली को नुकसान ना हो, इसलिए मैंने अपने लोगों को वहाँ तुम्हारे घर के बाहर नजर रखने के लिए छोड़ा है। लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उसी मसले को निपटाने के लिए जा रहा हूँ और बहुत ही जल्दी मसला निमट जाएगा। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। योंगसू कहता है, बॉस ये बात तो ठीक है कि आप उसका कर्ज चुका रहे हैं, लेकिन उससे झूठ बोलना, मुझे नहीं लगता कि आपको उससे झूठ बोलना चाहिए, आप उसको डायरेक्टली तो बता सकते थे। चाड उसिक उसे कहता है, नहीं मैं उसको इस तरह डायरेक्टली नहीं बता सकता कि हम लोग पॉलिटिशियन किम से फाइट करने के लिए जा रहे हैं, लगेगा ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था, लेकिन असल बात तो यह है कि सभी की शुरुआत हमारी वजह से हुई थी। योंगसू कहता है, तो क्या ये सभी की शुरुआत उसकी वजह से नहीं हुई थी? ये सारा मसला तो उसकी बहन की वजह से शुरू हुआ था। चाड उसिक उसे कहता है, नहीं ये सारा मसला तो इस पॉलिटिशियन के बच्चों की वजह से हुआ था, क्योंकि उन सभी ने उसकी बहन को तंग किया, जिसकी वजह से यूजिन ने उन सभी के साथ ये सब कुछ किया था। योंगसू बात सुनने के बाद कहता है, ठीक है बॉस, अब मैं समझ गया, इस सब में कांग्रेसमैन किम की गलती है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 75 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? यंग असैसिन के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में कांग्रेसमैन किम के विला का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक गुंडा बॉस उसके सामने खड़ा होता है। तो गुंडा बॉस कांग्रेसमैन किम से कहता है, मैंने सुना है कि चाड उसिक अपने लोगों को इकट्ठा करके यहीं पर इसी तरफ आ रहा है। मिस्टर किम भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे? मैंने तो सुना था कि चाड उसिक कभी भी अपने इलाके को छोड़कर नहीं आता, जबकि वो अपने लोगों को लेकर यहाँ पर आ रहा है, तो अब हम लोग उसका क्या करेंगे? तुम उसे मार नहीं सकते। हाँ, हम लोग आज उसे निपटा देंगे। उसे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा गुंडा बन चुका
है, शायद उसे मेरे बारे में नहीं पता। बॉस कांग्रेसमैन से कहता है मैं आपके लिए काफी अरसे से काम कर रहा हूँ, उस 426 से भी पहले से। मैंने उस 426 को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन उसने उस मौके को गंवा दिया। मिस्टर किम उससे कहते हैं क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम उसके सारे बंदूक को निपटा सकते हो? गुंडा बॉस उनसे कहता है कांग्रेसमैन शायद आप इस बारे में भूल रहे हैं, आपको याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या आप मुझे जानते नहीं है? पिछले 10 साल से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, ये सारे का सारा एरिया मेरे कंट्रोल में है। हाँ, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि 426 के पास जितने भी लोग हैं वो सारे काफी ज्यादा स्किल्ड हैं, लेकिन सिर्फ अपने एरिया में, जहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकते। और यहीं पर घर के बाहर का सीन भी दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे गुंडे पहरा देने के लिए खड़े होते हैं। बॉस गुंडा कहता है आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, 426 को यहाँ पर आने दे, हम उसकी कब्र यहीं पर खोदेंगे। उसी वक्त उस बॉस के मोबाइल पे कॉल आती है। गुंडा बॉस मिस्टर किम से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, पर मुझे ये कॉल एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैंने कुछ देर पहले अपने गुंडू को उस लड़की को मारने के लिए भेजा था, ये उन्हीं की कॉल है। मिस्टर किम उसे कहते हैं हाँ मैं उस बारे में तो भूल ही गया था, चलो जल्दी से कॉल को स्पीकर पर डालो, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ है। गुंडा बॉस अपने साथियों से कहता है क्या हुआ, लेकिन साथ ही वो आगे से जो जवाब सुनता है उससे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उनसे कहता है तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, चलो जल्दी से वापस आ जाओ। मिस्टर किम भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा। गुंडा बॉस कहता है प्लीज हमें माफ कर देना, मैंने जिन लोगों को वहाँ पर भेजा था वो लोग उस लड़के से फाइट नहीं कर पाए और उससे मार खा के वापस आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा था कि उस हाई स्कूल के लड़के को फाइट करना आता है और वाकई में वो लड़का काफी अच्छा फाइटर है। फिलहाल हम लोग 426 से निपटते हैं, वो क्योंकि यहाँ पर आ रहा है, उससे निपटने के बाद हम लोग इस लड़के को भी देख लेंगे। मैं पर्सनली वहाँ पर जाऊंगा और इस लड़के से निपटूंगा। और यहीं पर मिस्टर कांग्रेसमैन को बात याद आती है 426 की। 426 ने उसे लास्ट टाइम कहा था सॉरी कांग्रेसमैन, हम अपने मिशन में फेल हो गए, मुझे लगता है कि आपके बच्चों ने एक गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। कांग्रेसमैन सोच रहे होते हैं मैं अचानक इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ, जो लास्ट टाइम हुआ था वो दोबारा से नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही वो गुंडे बॉस से कहते हैं चलो इस बात से मुझे खुशी हुई कि तुम इस काम को खुद ही पूरा करने वाले हो, अगर तुम खुद वहाँ पर जाओगे तो इसका मतलब तुम इस काम को जरूर पूरा करोगे। घर के बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े होते हैं, जबकि यूजिन वहीं पर आता है और देख रहा होता है कि वो सारे गुंडे सामने खड़े हैं। यूजिन वहाँ से भागते हुए साइड वाली दीवार की तरफ जाता है जहाँ पर थोड़े कम गुंडे खड़े होते हैं, वो सारे एक ग्रुप बनाकर खड़े होते हैं, वहीं पर खड़े सिगरेट पी रहे होते हैं। वो साइड पर देखते हैं और कहते हैं आखिर ये लड़का कौन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उनमें से एक कहता है लगता है ये कोई डिलीवरी बॉय है। दूसरा उसे कहता है लेकिन इसने मास्क क्यों पहना हुआ है और सारी काली ड्रेस क्यों पहनी हुई है और ऊपर से इसके पास तो कोई पैकेज भी नहीं है। यूजिन जो उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा होता है वो वहीं से साइड की तरफ मुड़ता है और बड़ी स्पीड के साथ दीवार के ऊपर चढ़कर अंदर की तरफ छलांग लगा देता है। वो सारे गुंडे भी ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो घर के अंदर चला गया, चलो जल्दी से बाकी सभी को इन्फॉर्म करो। यूजिन जैसे ही अंदर की तरफ छलांग लगाता है तो अंदर भी काफी सारे गुंडे खड़े होते हैं, वो सारे यूजिन को देख लेते हैं। यूजिन भागता हुआ उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उन सभी को मारना शुरू करता है, क्योंकि इन सभी को मारे बिना यूजिन अंदर नहीं पहुंच सकता। वहाँ पर जो 4-5 गुंडे खड़े होते हैं यूजिन उनको बड़ी जल्दी पीट देता है, लेकिन उसी वक्त अंदर से और भी ज्यादा गुंडे निकल कर आ जाते हैं। जो बाहर खड़े थे वो भी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं, लेकिन यूजिन फिर से सामने की तरफ भागना शुरू करता है। उसके सामने एक गुंडा अपने हाथ में नाइफ लेकर खड़ा होता है, लेकिन यूजिन जंप करते हुए उसके मुंह के ऊपर घुटना मारता है और वह पीछे वाले दरवाजे के साथ पटकता है, जिससे शीशे का दरवाजा टूट जाता है और शोर होता है। कांग्रेसमैन किम और गुंडा बॉस दोनों ये सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं इस वक्त शोर कौन मचा रहा है? गुंडा बॉस कहता है मुझे लगता है कि 426 का अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ गया है, इतना सोचा था वो तो इससे भी ज्यादा तेज है। वो कांग्रेसमैन से कहता है कांग्रेसमैन आप यहीं पर रहना जब तक हम लोग बाहर की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर लेते। कांग्रेसमैन उनसे कहते हैं ठीक है तुम जाओ और जाकर सारी सिचुएशन को संभालो। इसी वक्त उन्हें बाहर से आवाजें आना शुरू होती हैं, कोई कह रहा होता है जल्दी से इसको पकड़ो। ये वाली आवाज सुनने के बाद कांग्रेसमैन गुंडे बॉस से कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी आवाजें घर के अंदर से आ रही हैं? गुंडा बॉस कहता हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, जैसे कि कोई घर के अंदर घुस आया है। उसी वक्त पीछे का दरवाजा टूटता है और एक गार्ड अंदर की तरफ गिरता है। गुंडा बॉस और कांग्रेसमैन किम दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो कांग्रेसमैन यूजिन की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो यूजिन को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये यूजिन है। आधी दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी मॉम और दोनों बच्चे बैठे होते हैं। मॉम अपने दोनों बच्चों से जाकर कहती है तुम्हारे फादर ने कहा है इस मसले को ऐसे नहीं जाने देंगे, वो उन सभी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, इसलिए आप रोना बंद करो। किम हीजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मॉम क्या वाकई में? उसकी मॉम कहती है हाँ क्यों नहीं, डैड ने जो कुछ कहा है वो करके दिखाएंगे। उसी वक्त उन्हें रूम के बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो सारे गुंडे घर के अंदर आ गए होते हैं और कह रही होती है क्या तुम्हें वो कमीना मिला? पता नहीं वो अचानक कहाँ पर चला गया, चलो चल के कांग्रेसमैन के रूम की तरफ देखते हैं, शायद वहाँ पर क्या होगा। वो सारे भी इनकी आवाजें सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा है। गुंडा बॉस यूजिन से कहता है लड़के तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आए? कांग्रेसमैन उसे देखते पहचान जाते हैं और कहते हैं क्या तुम यूजिन हो? गुंडा बॉस कहता है क्या तुमने अभी यूजिन कहा, तो क्या ये यूजिन है? ये वही हाई स्कूल का लड़का है। कांग्रेसमैन किम कहते हैं हालांकि इसने मास्क लगाया हुआ है लेकिन फिर भी मैं इस लड़के को देखकर ही पहचान सकता हूँ कि ये यूजिन ही है। इसी वक्त उन्हें बाहर से आवाज आती है, सारे गुंडे भागते हुए कांग्रेसमैन रूम की तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं हमारे जितने भी साथी बाहर थे उन सभी को इस लड़के ने पीट दिया है, चलो जल्दी से कांग्रेसमैन के रूम की तरफ चलो। यूजिन बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ कांग्रेसमैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मोटा बॉस उसके
सामने खड़ा हो जाता है और यूजिन को पंच मारता है, लेकिन यूजिन नीचे की तरफ झुकते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। क्योंकि वो गुंडा बॉस काफी ज्यादा मोटा है, यूजिन के पंच से उसके पेट के ऊपर जरा भी असर नहीं होता, लेकिन वो गुंडा बॉस उसे पंच मारता है, जिससे यूजिन जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। वो बॉस भी आगे सजना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने सुना कि तुम फाइट में काफी ज्यादा अच्छे हो और आज देख भी लिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि बाकी सभी गुंडों की तरह तुम मुझे भी पीट सकते हो? यूजिन अभी भी कांग्रेसमैन किम की तरफ देख रहा होता है। यूजिन फिर से घूमकर पीछे की तरफ जाने लगता है। गुंडा बॉस उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां पर जा रहे हो? लेकिन यूजिन घूमते हुए फिर से साइड से उसी के ऊपर अटैक कर देता है। गुंडा बॉस फिर से उसे पंच मारता है, लेकिन यूजिन वहां से साइड पर हट जाता है। अब इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो चुकी है। यूजिन उसे बार बार घूमकर उसके पेट में पंचेस मार रहा होता है, जबकि गुंडा बॉस उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन जल्दी से साइड पर हो जाता है। यूजिन उसके मुंह पर कोहनी मारता है, जिससे उसके नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और फिर साथ ही उसके बाजू को पकड़ते हुए नीचे की साइड पर होकर उसके बाजू को मोड़ देता है और फिर साथ ही उसके बाजू के ऊपर किक मारता है, जिससे उसका बाजू टूट जाता है। कांग्रेसमैन किम भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और यहीं पर उन्हें एक बैकग्राउंड सीन याद आता है। यहाँ पर उन्होंने पहली बार इस बंदे को फाइट करते हुए देखा था, इस गुंडे बॉस को। कांग्रेसमैन किम कहते हैं, पिछले 10 साल से इस एरिया इसी गुंडे बॉस ने राज किया है कि अकेले बहुत सारे लोगों को हरा सकता है, लेकिन एक लड़के के सामने ये बेबस है। जबकि गुंडा बॉस भी यही सोच रहा होता है, ये लड़का जिस तरह फाइट कर रहा है कोई आम गुंडे की तरह फाइट नहीं कर रहा, इसका फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इससे किसी भी पंच में हेजिटेशन नहीं है। इसे देखकर लगता तो नहीं है कि ये एक हाई स्कूल का लड़का है। बाकी के सारे गुंडे भी कांग्रेसमैन के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। उन सभी के पास उनके वेपन्स भी होते हैं। गुंडा बॉस उन सभी की तरफ देखता है और कहता है, तुम सभी कमीने वहाँ पर कर क्या रहे हो? जल्दी से अंदर आओ और इस पर अटैक करो, इसे मार डालो। तो फिर वो सारे गुंडे भागते हुए अंदर आ जाते हैं। यूजिन उन सभी के साथ फाइट करना स्टार्ट करता है। वहाँ पर काफी सारे गुंडे होते हैं, लेकिन यूजिन उन सभी के साथ फाइट कर रहा है। गुंडा बॉस चिल्ला चिल्लाकर उन सभी से कह रहा होता है, बेवकूफो, तुम लोग कर क्या रहे हो? ये तो सिर्फ एक बच्चा है, चलो जल्दी से एक साथ अटैक करो और इसे मार डालो। और अपने बॉस के ऑर्डर सुनने के बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं और इस बार उनके पास नाइफ्स भी होते हैं, लेकिन यूजिन उन सभी पर फिर से भारी पड़ता है। एक बंदा नाइफ लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूजिन उसे किक मारता है और उसके हाथ से नाइफ उड़ता हुआ कांग्रेसमैन के पीछे वाली दीवार पर जाके लगता है। फिर दूसरे नंबर पर भी एक और बंदा आता है, उसके हाथ में भी नाइफ होता है, लेकिन यूजिन उसके हाथ से उसका नाइफ छीन लेता है और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगाता है, जिसे देखकर गुंडा बॉस भी काफी घबरा जाता है। यूजिन के हाथ में नाइफ है और अपने नाइफ के साथ ही वो सभी की बॉडी के ऊपर कट लगा रहा है और उन सभी को जख्मी करके नीचे फेंकता जा रहा है। गुंडा बॉस उनसे कहता है, चलो जल्दी करो, सभी एक साथ इसके ऊपर अटैक करो। लेकिन वो सारे कह रहे होते हैं कि ये कमरा बहुत ज्यादा छोटा है, हमारे पास लोग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सभी एक साथ अंदर जाके फाइट नहीं कर सकते, इसलिए काफी सारे लोग बाहर स्टेयर के खड़े हुए हैं। कांग्रेसमैन किम की वाइफ भी वहाँ पर आती है और कहती है, आयुष यहाँ पर हो क्या रहा है? इन्होंने इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? वो उन सभी से कहती है, साइड पर हट जाओ। कांग्रेसमैन किम की वाइफ और उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी होते हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अंदर आ जाते हैं। सारे गुंडे उन्हें रास्ता देते हैं। कांग्रेसमैन किम की वाइफ जैसी अंदर की तरफ देखती है तो अंदर बहुत सारे गुंडे होते हैं जो कि जमीन पर पड़े होते हैं, खून में लिपटे होते हैं। और वहीं पर जो लड़का फाइट कर रहा होता है, किम ही जिन उसकी तरफ देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो उसे देखते ही पहचान जाती है। गुंडा बॉस कहता है, अब ये है क्या? मैंने कहा था कि ये एक नॉर्मल हाई स्कूलर है। कांग्रेसमैन किम को भी फिर से चाडूसिक की बात याद आती है। चाडूसिक ने उससे कहा था, मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चों ने एक गलत बंदे से पंगा ले लिया है। मिस्टर कांग्रेसमैन कहते हैं, चाडूसिक ने बिल्कुल ठीक कहा था, उसने कहा था कि हमने गलत बंदे से पंगा लिया है और उसके वर्ड्स बिल्कुल सही साबित हुए। यूजिन अभी भी उन सभी गुंडों के साथ फाइट कर रहा होता है। यूजिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, ये तो डाइजुन का भाई है। किम कीसू भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, मुझे पता था ये लड़का फाइटिंग में काफी अच्छा है, लेकिन ये तो नाइफ भी चला सकता है। यहाँ पर जितने ज्यादा लोगों को पीट रहा है, ये सारे के सारे गैंगस्टर्स हैं। या तो इसे जीतने का कोई चांस ही नहीं था, और ऊपर से ये तो कोई फाइट भी नहीं लग रही। ये तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कि ये इन सभी को मारना चाहता है। जरा देखो तो सही, ये नाइफ को किस तरह चला रहा है, इसे जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही। गुंडा बॉस कहता है, एक हाई स्कूल का स्टूडेंट इतना ज्यादा स्किल्ड कैसे हो सकता है? ऊपर से ये जिस तरह नाइफ को चला रहा है, सिर्फ नाइफ को घुमा नहीं रहा, बल्कि इसे नाइफ चलाने की टेक्निक्स भी आती है। ये किसी भी वाइटल पॉइंट के ऊपर अटैक नहीं कर रहा ताकि ये सभी लोग मरे नहीं। ऊपर से नाइफ चलाने में इसको जरा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही। मुझे तो लगा था कि ये लड़का बस ऐसे ही यहाँ पर उठाकर चलाया, लेकिन इस लड़के के पास प्लान है, ये इन सभी से निमट सकता है। ऊपर से ये जानबूझकर इस रूम के अंदर आया है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग दरवाजे के बाहर खड़े हैं। ऊपर से जितने लोगों को इसने पीटा है, वो सारे के सारे नीचे गिर रहे हैं और दूसरों के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। गुंडा बॉस कहता है, इस सिचुएशन में मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे भी अपने नाइफ को यूज करना पड़ेगा। वो अपने पास से नाइफ निकालता है और यूजिन के पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। कांग्रेसमैन किम भी देखकर काफी हैरान होते हैं कि अभी क्या होने वाला है। यूजिन जो कि आराम से अपने सामने वाली साइड पे फाइट कर रहा होता है, मोटा बॉस जल्दी से पीछे से अपना नाइफ लेकर उसकी कमर में दंसाने लगता है, लेकिन उसी वक्त यूजिन पीछे की तरफ घूमता है और उसके बाजू को पकड़ते हुए अपने नाइफ को उसके कंधे में दंसा देता है। इससे वो गुंडा बॉस चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर साथ ही यूजिन उसके पाँव पे मारता है और उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। कांग्रेसमैन किम बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहते हैं, आखिर ये बंदा है क्या और अब हम इसको रोकेंगे कैसे? और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 76 का एंड करेंगे। इसकी नेक्स्ट एपिसोड 7 दिन के बाद रिलीज होगी, क्योंकि इसके सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी रखी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को
सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यंग असैसिन के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यूजिन वहाँ पर जितने भी गुंडे होते हैं उन सभी को पीट रहा होता है, जबकि उन गुंडों का जो मोटा बॉस होता है वो अब नाइफ लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूजिन उसके नाइफ को उसी के कंधे में दंसा देता है और उसको भी नीचे गिरा देता है। चेयरमैन किम ये सोच रहे होते हैं कि आखिर मैं इसको कैसे रोकूं, ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह यहाँ पर सभी को पीटता जा रहा है। बॉस के ऊपर अटैक करने की वजह से बाकी के सारे गुंडे अब यूजिन पर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, वो उससे काफी ज्यादा डर रहे हैं। फिर यूजिन किम इनबे की देखता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। किम इनबे भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है, एक मिनट रुको, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर मार डालोगे तो तुम भी बच सकते हो? कानून इस बात की सजा देगा, तुम अपनी सारी जिंदगी जेल में काट दोगे। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाता है। गुंडा बॉस अपने साथियों से कहता है, तुम सभी लोग किसका इंतजार कर रहे हो, चलिए जल्दी से आगे बढ़ो और इसे पकड़ लो। वो ऑर्डर सुनने के बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन यूजिन फिर से पीछे की तरफ भागता हुआ उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। यूजिन फिर से उनको पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर किम इनबे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि पीछे की तरफ बढ़ते जाते हैं। वहीं पीछे एक गुंडा पड़ा होता है, उसके साथ टकराकर वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। उसी वक्त यूजिन आगे बढ़ता है और उसके गिरने के बाद उसके हाथ के ऊपर अपना पाँव रख लेता है और साथ ही अपने पाँव के साथ उसके हाथ को दबाना शुरू करता है, जिससे किम इन पे चिल्लाना शुरू कर देता है। मिस्टर किम की वाइफ और उसके दोनों बच्चे भी यहीं पर हैं। मिस्टर किम और उसकी बीवी से कहता है, तुम सभी लोगों को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाना पड़ेगी जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है। उसी वक्त उन्हें बाहर से भी शोर की आवाज आती है। वो लोग कहते हैं, अब ये बाहर से क्या हो रहा है, लगता है कि बाहर से कोई आ रहा है जिसने हमारे पर अटैक किया है। वो सारी बाहर की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं तो बाहर से एक गुंडा अंदर की तरफ आकर गिरता है। किम कीसू और किम हीजिन भी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। डाडोसिक अपने गुंडों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। डाडोसिक वहाँ पर इतने सारे गुंडों को गिरा पड़ा देखकर कहता, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इन सभी को किसने पीट दिया। वो साइड पर देखता है तो साइड पर उसे यूजिन नजर आता है। डाडोसिक हंसते हुए कहता है, बाहर ज्यादा गार्ड्स नहीं थे, इसीलिए मैं यही सोच रहा था कि आखिर तुम सभी लोग कहाँ पर हो, तुम सभी लोग तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो। मोटा बॉस सोच रहा होता है, मैंने तो बाहर बहुत सारे गार्ड्स को लगाया था, क्या वो सारे के सारे भागकर अंदर ही चले आए? इस लड़के ने तो सभी गार्ड्स को पीट दिया है, इसका मतलब बाहर अब कोई भी गार्ड्स नहीं बचे। फिर डाडोसिक मिस्टर किम की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर किम काफी अरसा हो गया आपको नहीं देखा। मिस्टर किम भी उसकी तरफ देखकर काफी हैरान होते हैं। डाडोसिक कहता है, कैसे हैं आप? फिर साथ ही वो उन सभी गुंडों से कहता है, जल्दी से सभी लोग अपने घुटनों पर आ जाओ, ना तुम सभी को बहुत ज्यादा पीटा जाएगा। मिस्टर किम की वाइफ उसे कहती है, चीफ चा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे साथ ही हुआ करते थे, फिर तुम इन सभी का साथ क्यों दे रहे हो? डाडोसिक उसकी वाइफ की बात सुनने के बाद पहले सेनेटर की तरफ देखता है और उसके बाद फिर वो यूजिन की तरफ देखता है। डाडोसिक कहता है, इसकी आंखों का लुक बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यानी कि इस वक्त यहाँ पर इनसे फायर नहीं करने वाला बल्कि इन सभी को मार डालेगा, इसलिए मुझे ही आगे बढ़कर इसको ये सब कुछ करने से रोकना होगा। उसी वक्त वो मोटा बॉस आगे बढ़ता है और अपना नाइफ लेकर डाडोसिक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त डाडोसिक का एक गुंडा सामने आ जाता है और अपने डंडे के साथ उसके सर में मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मोटा बॉस नीचे गिरने के बाद कहता है, मैं तुम सभी लोगों को नहीं छोड़ने वाला। डाडोसिक अपने साथी से कहता है, जरा ये डंडा मुझे दे दो। तो उसके हाथ से वो लोहे का डंडा ले लेता है। डाडोसिक उस डंडे को अपने हाथ में लेने के बाद उस मोटे बॉस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मोटा बॉस भी यही सोच रहा होता है कि आखिर अब ये क्या करने वाला है। डाडोसिक बिल्कुल पागलों की तरह उसके सर में उस डंडे से मारना शुरू करता है। वो इसको इतना मारता है कि वो उस मोटे बंदे को मार देता है। मिस्टर किम भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। यूजिन भी इसी तरफ ही देख रहा होता है। युंगसू कहता है, बिग ब्रो को अचानक क्या हो गया, रास्ते में उन्होंने इसी बारे में बात की थी। यहीं पर उनका बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर युंगसू अपने बिग ब्रो से कहता है, बिग ब्रो तुमने वाकई में इस बारे में सोच लिया है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं सही है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर हम लोगों ने मिस्टर किम के साथ कुछ किया तो उसके बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे कांग्रेसमैन ऐसे हैं जो कि हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। डाडोसिक उसे कहता, हाँ ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए हमें इस मसले को यहीं पर निपटाना होगा और कम्प्लीटली निपटाना होगा। जैसा कि तुमने कहा कि वो लोग बाद में बदला लेने के लिए आ सकते हैं, इसी वजह से सारे का सारा ब्लेम मैं अपने सर पर लूंगा। युंगसू अपने भाई को इस तरह करते हुए देखकर कहता है, लगता है कि बॉस ये सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने वाले हैं, इनको मारकर यूजिन को यहाँ से आजाद भेज देंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ एक हाई स्कूल का बच्चा है, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आगे के सभी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि वहाँ पर डाडोसिक ने एक बंदे को मार दिया है। डाडोसिक उसे मारने के बाद अपने डंडे को फेंक देता है और सिगरेट निकालकर फिर से जला लेता है। यूजिन उसके पास आता है और उसे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? डाडोसिक उसे कहता है, क्या मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक गुंडा हूँ, मैं यही करता हूँ। यूजिन उसे कहता है, नहीं तुम ऐसे नहीं हो। डाडोसिक कहता है, अब यहाँ से जल्दी से चले जाओ, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर सकते हो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। यूजिन कहता है, लेकिन ये सारा मसला तो मेरा है, इसलिए मैं इसको निपटाने के लिए आया हूँ। डाडोसिक कहता है, ये मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरा भी है, या शायद तुम्हें याद नहीं है, मिस्टर किम के साथ मैं भी काम किया करता था।
इसलिए तुमने अपना बदला जितना लेना था वो ले लिया है, अब बाकी का सब मेरे ऊपर छोड़ दो, अब जाओ यहाँ से। मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि आज के बाद मिस्टर किम तुम्हारी फैमिली और ना ही तुम पर कभी अटैक करेगा। चाड उसी को से कहता है तुम जहाँ पर इसको मारना चाहते हो और इसको मारने के बाद तुम अपनी सारी जिंदगी जेल में काट दोगे। अगर तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ये सही तरीका नहीं है, इसलिए वापस जाओ, जाकर अपनी फैमिली के साथ रहो। यूजिन भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। चाड उसी को से कहता है अब यहाँ पर इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। चाड उसी मिस्टर किम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है हमारे कांग्रेसमैन काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हैं, लगता है कि इनके रिटायर होने का वक्त आ गया है। कांग्रेसमैन भी जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है। चाड उसी को से कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊं मैं तुमसे क्या चाहता हूँ तो क्या तुम मेरे लिए वो करोगे। मिस्टर किम उसे कहती है मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, जो भी तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें मेरे रियल एस्टेट का बिजनेस चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे एरिया को एक्सपेंड करने में तुम्हारी मदद करूँ तो मैं ये भी करूंगा। चाड उसी कहता है तुमने मुझे 2-3 बार मरवाने की कोशिश की है, तुम्हारी बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपनी जान बचाने के लिए ऐसा तो कर ही सकते हो। मिस्टर किम उसे कहते हैं लेकिन मैंने ऐसा कब किया, मैंने तुम्हें मरवाने की कोशिश नहीं की। चाड उसी का अपने डंडे को फिर से उठा लेता और कहता है चलो अब बस करो, बातें खत्म हुई। और फिर चाड उसी का अपने डंडे को उठाता है और उसके सर में मारने लगता है और उसे कहता है चलो अब बस यहीं पर खत्म करते हैं, इस कहानी को खत्म करते हैं। लेकिन जैसे ही वो डंडा उसके सर में मारने लगता है उसी वक्त वहाँ पर ग्रैंडपा के पर्सनल सेक्रेटरी आ जाते हैं, उनके साथ SW की सिक्योरिटी टीम भी होती है। चाड उसी को से वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है और कहता है अब ये बंदा यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। मिस्टर किम भी उसे देखते पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो SW के प्रेसिडेंट के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। मिस्टर किम की वाइफ भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है सर मुझे पता है कि आप SW के मैनेजर टीम से हैं, प्लीज हमारी हेल्प करें, हमें बचा लें, ये सारे गैंगस्टर्स मेरे हस्बैंड को मार डालेंगे। जनरल मैनेजर उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं। जाने के बाद यूजिन से कहते हैं यूजिन यहाँ से हम लोग सारे मसले को संभाल लेंगे। चेयरमैन ने यह भी कहा है कि वो नहीं चाहते कि दोबारा तुम इस तरह का कोई काम करो, यहाँ से वापस चले जाओ। मिस्टर किम और मिस्टर किम की वाइफ दोनों ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाती हैं कि ये भी यहाँ पर यूजिन का साथ देने के लिए आए हैं। जनरल मैनेजर यूजिन से फिर से कहते हैं ग्रैंडपा की बात का यकीन करो, जल्दी से वापस चले जाओ। डुसिक भी से कहता है तुम अभी तक यहाँ पर खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, इन्होंने कहा ना कि वापस चले जाओ, जाओ वापस जाओ। मैं इतनी देर तक रात के वक्त बाहर नहीं रहना चाहिए, तुम एक बच्चे हो। यूजिन मिस्टर किम की तरफ देखता है और फिर जनरल मैनेजर की तरफ देखता है और फिर वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है। मिस्टर किम जनरल मैनेजर से कहते हैं तो तुम यहाँ पर इस लड़के को बचाने के लिए आए हो। जनरल मैनेजर उसे कहते हैं नहीं तुमने गलत समझा, हम यहाँ पर इस लड़के के लिए नहीं आए, बल्कि हमें यहाँ पर चेयरमैन ने भेजा है। यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है इस सभी का फैसला मैं नहीं करूंगा, बल्कि हमारे चेयरमैन करेंगे। ये बात सुनकर मिस्टर किम और उसकी वाइफ दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 77 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यंग असैसिन के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड पे आपको याद ही होगा पिछले हफ्ते जो एपिसोड अपलोड हुई थी उसमें यूजिन किम इनबे को पीटने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ पर जैसे वो उसको मारने लगता है चाड उसिक भी वहीं पर आ जाता है। चाड उसिक नहीं चाहता कि वो अपने हाथ उसके खून से रंगे, इसी वजह से उसे कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे मारता हूँ और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जबकि वहीं पर SW के जनरल सेक्रेटरी भी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम सभी को इस मसले में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, बाकी सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे। किम इनबे और उसकी वाइफ ये बात सुनते ही बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये लोग हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं, लेकिन असल में वो यूजिन की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आते हैं। फिर यूजिन वहाँ से वापस आ जाता है। वो वहाँ से वापस आ रहा होता है अपने घर की तरफ, तो उसी वक्त उसे चाड उसिक की कॉल आती है। चाड उसिक उसे कहता है क्या तुम अपने घर पहुँच गए हो। यूजिन कहता है नहीं अभी मैं अपने घर नहीं पहुँचा। चाड उसिक उसे कहता है ठीक है जल्दी से अपने घर चले जाओ, और मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की है ये सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा परेशान होगे कि वहाँ पर क्या हुआ। तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे का सारा मसला हल हो चुका है। मिस्टर किम इनबे और उसकी फैमिली ने जो भी क्राइम्स किए थे और उनके खिलाफ जो भी करप्शन के केसेस थे, ऊपर से उसकी वाइफ की फैमिली की बैकग्राउंड हिस्ट्री भी कोई अच्छी नहीं है। SW के जनरल मैनेजर ने उनके खिलाफ जितने भी सबूत थे वो सारे के सारे सबूत प्रोसिक्यूटर को भिजवा दिए हैं, इसलिए अब वो एक लंबे अरसे तक जेल में सड़ेंगे। तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ऊपर से वो लोग अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि अब इस सारे मसले को SW वाले हैंडल कर रहे हैं, तो वो लोग कभी भी SW ग्रुप के साथ पंगा नहीं लेंगे। और साथ ही तुम्हें इस सब के बारे में परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। जो कुछ वहाँ पर तुमने किया है, जितने भी लोगों को तुमने पीटा है, मैंने वो सब कुछ क्लीन कर दिया है, मैं सब कुछ संभाल लिया है। अब चुपचाप अपने घर जाओ और जाकर रेस्ट करो। यूजिन उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चाड उसे कहता है तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि SW के जनरल मैनेजर यहाँ पर आ पहुँचे थे और उन्होंने सब कुछ खुद ही संभाल लिया। चाड उसी को से कहता है चलो मैं यहाँ के सारे मसले निपटाने के बाद फिर हम दोनों बैठकर कप नूडल्स खाएंगे और किम्बैप खाएंगे। यूजिन कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग उसी कन्वीनियंस स्टोर पर मिलेंगे। और फिर साथ ही चाड
पर उसे कॉल कट कर देता है। यूजिन वहाँ पर चलता हुआ जा रहा होता है तो गली में सामने उसे ग्रैंडपा नजर आते हैं। ग्रैंडपा सामने गली में खड़े होते हैं। यूजिन कहता है, ग्रैंडपा आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ग्रैंडपा काफी ज्यादा परेशान होते हैं। असल में वो यूजिन की वजह से बाहर निकले हैं। वो यूजिन से कहते हैं, मैं तो यहाँ पर बस ठंडी हवा लेने के लिए आया था और तुम इस वक्त घर आ रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा लेट हो। यूजिन आगे से खामोश हो जाता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, प्लीज मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहा हूँ। तुम्हें लगता होगा कि ये बूढ़ा तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है और तुम्हें घर में रोक कर रखना चाहता है, लेकिन असल बात यह है कि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता क्योंकि इतने अरसे के बाद तुम मुझे वापस मिले हो। पहले मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम इससे परेशान होगे कि ये बुढ़ा आदमी मुझे बार बार कॉल क्यों करता है, क्योंकि तुम यंग बच्चे हो और रात के वक्त बाहर रहना तुम्हारे जैसे यंग बच्चों के लिए तो आम सी बात है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि तुम घर वापस आ गए हो, काफी लेट हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। यूजिन अपनी ग्रैंडपा की सारी बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा अब कोई सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप मुझे किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं और मुझे पता है कि आप मेरे लिए परेशान हैं, इसी वजह से आप यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पर कोई ठंडी हवा लेने के लिए आए हैं। और अगर आपको कभी भी कोई भी बात मुझसे करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आगे से कुछ भी नहीं कहूँगा। ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। यूजिन अपने ग्रैंडपा के साथ वापस घर जाता है तो डाइजुन काफी गुस्से में होती है और उसे कहती है, ओपा क्या ये कोई टाइम है घर आने का? कितनी लेट तुम घर वापस आ रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि हम लोग तुम्हारी वजह से कितने परेशान थे? यूजिन कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं एक काम में अटक गया था। नेक्स्ट सीन एसडब्ल्यू की बिल्डिंग का दिखाया जाता है। शिनजिया अपने ऑफिस में बैठी अपना काम कर रही होती है, जबकि उसी वक्त दिखाते हैं यूना भी उसके पास ही बैठी होती है। पता नहीं यूना वहाँ पर बैठी गेम्स खेल रही है, यहाँ पर वो मूवी देख रही है। शिनजिया पहले तो उसे घूर घूर कर देख रही होती है कि ये यहाँ पर बैठी क्यों है। फिर वो उसे कहती है, यूना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा प्ले रूम है? तुम यहाँ पर आकर क्यों गेम्स खेल रही हो? यूना उसे कहती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई हूँ और मैं तो यहाँ पर बड़े ही आराम से बैठी हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं कर रही, तुम तो अपना काम करो, मैं तो बस तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठी हूँ। शिनजिया उसे कहती है, क्या तुम वाकई में मुझे देखने के लिए यहाँ पर आई हो? यूना उसे कहती है, हाँ मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। शिनजिया फिर से उसे कहती है, क्या वाकई में तुम मुझे देखने के लिए आई हो? यूना कहती है, हाँ उन्हीं मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। साथ ही बाहर का भी सीन दिखाते हैं। दरवाजे के बाहर सुकजू और यूजिन दोनों खड़े होते हैं। शिनजिया को भी इस बारे में पता होता है कि ये यहाँ पर यूजिन के वास्ते बैठी हुई है। वो उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुमने मुझे देख लिया है और तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है, चलो अब जल्दी से अपने घर वापस चली जाओ क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रही हूँ। यूना उसे कहती है, ठीक है तुम जाओ अपने कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाओ, मैं यहीं पर बैठकर इंतजार करूंगी, मुझे थोड़ी देर और बैठना है, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। शिनजिया उसे कहती है, अच्छा ठीक है अगर तुम्हें यहाँ पर बैठना है तो बैठी रहो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यूजिन की ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका है और वो भी अब घर जाने वाला है। ना जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है तुमने कहा मुझे घर जाना चाहिए, मैं घर जा रही हूँ, और वो मुस्कुराती हुई दरवाजे से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन बस का दिखाया जाता है। यूना यूजिन के साथ ही बस के अंदर बैठी होती है तो वो दोनों घर की तरफ वापस जा रहे हैं। यूजिन उसे कहता है, तुम मेरे साथ बस में क्या कर रही हो? यूना उसे कहती है, मैं तो बस तुम्हारे साथ जाना चाहती थी और साथ ही मैंने पहले कभी बस में नहीं बैठी, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। यूजिन उसे कहता है, तुम्हें बस में नहीं बैठना चाहिए और ना ही तुम्हारे एसडब्ल्यू वाले तुम्हें बस में बैठने देंगे क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ ज्यादा होती है। यूना सोच रही होती है, तो इसका मतलब मुझे यूजिन के साथ रोजाना बस में जाना चाहिए या फिर कभी मुझे सबवे स्टेशन पर ट्रेन भी लेनी चाहिए। यूजिन उसे कहता है, तुम्हें सबवे स्टेशन पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर खतरा ज्यादा है, वहाँ पर हमारे लिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना बहुत सा मुश्किल हो जाएगा। यूना उसकी बातें सुनने के बाद हल्का सा शर्मा रही होती है और उसकी तरफ देख रही होती है, जबकि सुकजू भी उनके पीछे वाली सीट पर बैठा हल्का हल्का मुस्कुरा रहा होता है। नेक्स्ट सीन एक पुरानी सी फैक्ट्री का दिखाया जाता है, एक बेस का, जहाँ पर मैड डॉग का अड्डा है। 005 अपना काम खत्म करने के बाद अपने अड्डे में वापस जाती है, वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स पहरा दे रहे होते हैं। 005 कहती है, मुझे लगा ही था, यहाँ पर तो काफी सारे बॉडीगार्ड्स हैं, मैड डॉग यहीं पर होगा। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, मुझे लगता है कि यहाँ पर इंटरनल फाइट चल रही है, चलो अंदर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे वो मेन बिल्डिंग के पास पहुँचती है तो वहाँ पर एक गार्ड खड़ा होता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अंदर मीटिंग चल रही है। 005 जल्दी से आगे बढ़ती है और उसे किक मारते हुए नीचे गिरा देती है और कहती है, मेरे रास्ते से दूर हटो, और फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। जैसे वो अंदर जाती है, मैड डॉग उसे देखते ही उठकर खड़ा हो जाता है। मैड डॉग के सामने जो लड़का बैठा होता है वो हमारा 002 है, उसके साथ 004 खड़ा होता है। 005 भी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। 002 005 की तरफ देखता है और कहता है, 005 काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। 005 उसे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? 002 से कहता है, मैं भी उसी मकसद के लिए यहाँ पर आया हूँ जिस मकसद के लिए तुम यहाँ पर आई हो। 005 कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो उसे कहता है, 001 मुझे पता है वो कमीना अभी जिंदा है, उस गद्दार ने हम सभी को धोखा दिया है और मैं उसे मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 78 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यंग असैसिन के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था 005 मैड डॉग के अड्डे पे वापस आती है, लेकिन जैसी वो रूम के अंदर आती है वहाँ पर 002 को दिखाते हैं और उसके साथ 004 भी होते हैं। वो मैड डॉग के पास पहले से बैठे होते हैं। 005 उन सभी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। 002 से कहता है, हम लोग यहाँ पर इसी काम के लिए आए हैं जिस काम के लिए तुम आई हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 001 जिंदा है। 005 001 के बारे में ना पता होने का नाटक करते हुए उससे कहती है, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, मुझे इस बारे में नहीं पता। क्या 001 वाकई में अभी तक जिंदा है। 002 से कहता है, क्या तुम इसीलिए यहाँ पर नहीं आई। 004 जो कि वहाँ पर खड़ा होता है वो उनसे कहता है, मैंने खुद अपनी इन दोनों आंखों के साथ उसको देखा है, वो अभी तक जिंदा है। हालांकि उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसके मूवमेंट्स और उसके फाइटिंग स्टाइल को मैंने पहचान लिया। क्या 001 के अलावा ये और कोई भी नहीं हो सकता, उसने मेरे ऊपर अटैक किया था। 005 उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है, तो इसका मतलब इसने अभी तक उसके चेहरे को नहीं देखा। इसे कंफर्म नहीं है कि वो 001 था या फिर कोई और था। फिर 005 मैड डॉग से कहती है, मैड डॉग यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम्हें तो इस बारे में पता होगा। तुमने तो कहा था कि 001 मर चुका है और तुमने उसे अपने हाथों से मारा है। मैड डॉग उनसे कहता, हाँ मैंने पहले भी कहा था 001 मर चुका है। इस बात से 004 काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैंने उसको नहीं देखा, मुझे कोई बहुत बड़ी गलती लगी है। 002 ने कहता है, तुम्हें आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं है। फिर वो मैड डॉग से पूछता है, मैड डॉग क्या तुम वाकई में श्योर हो कि 001 मर चुका है। मैड डॉग उसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैंने उसे खुद देखा था मरते हुए। 002 भी उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है, जबकि मैड डॉग भी इसी बारे में सोच रहा होता है, कहीं 002 को इस बारे में पता न चल जाए कि 001 अभी तक जिंदा है। जबकि 005 इस बारे में सोच रही होती है, मैड डॉग को ये अच्छी तरह से पता है कि 001 अभी तक जिंदा है, लेकिन ये बात ये 002 से भी छुपा रहा है। पता नहीं ये कौन सी बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये सभी को बता क्यों नहीं देता कि 001 अभी तक जिंदा है। 002 005 से पूछता है, तुम इस बारे में क्या सोचती हो। 005 कहती है, तुम किस बारे में पूछ रहे हो। वो उसे कहता है, मैं तुमसे इस बारे में पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि 001 अभी तक जिंदा है। 005 उसे कहती है, अगर वो जिंदा है तो फिर हम सभी को मिलकर उसे फिर से मार देना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे कैंप को धोखा दिया है और उसने हमें धोखा दिया है, इसी वजह से उसे इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। 002 उसकी बात सुनने के बाद काफी खुश होता है और कहता है, तुम तो आज भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। उसी वक्त बाहर का दरवाजा खुलता है। वो दोनों बाहर की तरफ देखते हैं कि बाहर से अब कौन आ गया। तो बाहर से कुछ सोल्जर्स अंदर आते हैं और साथ में उनका कैप्टन भी होता है। तो वो कैप्टन अपने साथ अपने सोल्जर्स को लेके आता है। उन सभी के पास उनकी गन्स होती हैं। वो अंदर आते ही आगे खड़े हो जाते हैं अपनी गन्स लेकर, लेकिन कैप्टन उन सभी से कहता है, यहीं पर दरवाजे पे खड़े रहो। कैप्टन मैड डॉग से कहता है, तो मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर हो, लेकिन मैंने खबर सुनी है कि यहाँ पर 002 आया है, तो मैं उसी को हेलो बोलने के लिए यहाँ पर आ गया। मैड डॉग उसे कहता है, रॉन्डोल्फ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कैप्टन उसे कहता है, अब तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ और 002 को हेलो बोलने के लिए आया हूँ। मैड डॉग उसे कहता है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। रैंडोल्फ से कहता है, जरा देखो तो सही, तुमने इन सारे नंबर वाले बच्चों को अपने अंडर कंट्रोल में रखने की कोशिश की, लेकिन तुम इन सभी को अपने अंडर कंट्रोल नहीं रख सकते। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते जा रहे हैं। तुम हमेशा ही बहुत ज्यादा मुश्किल में रहते हो। फिर साथ ही रैंडोल्फ वहाँ पर एक चेयर को अपने पास खींचता है और उसके ऊपर ही बैठ जाता है और उसे कहता है, तुम इन सारे बच्चों के लिए एक माँ की तरह काम कर रहे हो और इन सभी बच्चों ने जो कुछ भी गलत किया है उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ये सारे बच्चे अब तुम्हारी बात नहीं सुनते, ये तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं। वो मैड डॉग से कहता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा काम हम ही सभी लोग करते हैं, हमारे सोल्जर सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे नंबर्स की वजह से हम सभी को शैडोज में रहना पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा ही हमसे आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशल खाना दिया जाता है और यहाँ तक इनकी सैलरीज भी हमसे ज्यादा है। और ऊपर से ये बच्चे किसी भी काम के नहीं है, ये ना तो तुम्हारी बात सुनते हैं और ना ही किसी और के, हम इन्हें और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। मैड डॉग चिल्लाकर उसे कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। रैंडोल्फ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम इन सभी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। और साथ ही वो अपनी गन निकालकर 002 के सर पे लगा देता है और 002 से कहता है, आज के बाद यहाँ से दफा हो जाओ और कभी भी वापस कैंप में वापस मत आना, क्योंकि तुम सभी लोग अब हमारे कैंप के लिए किसी भी काम के नहीं रहे, तुम सभी बेकार हो। जबकि 002 आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है। रैंडोल्फ से कहता है, तुम्हें कौन सी बात पर हंसी आ रही है। उसी वक्त 002 उसके हाथ से उसकी गन पकड़ता है और बड़ी स्पीड के साथ उसकी गन को पकड़ते हुए उसके माथे पर लगाता है और साथ ही गोली चला देता है।
तो 002 ने यहाँ पर रैंडोल्फ को मार दिया है और साथ ही वो मुस्कुरा रहा होता है, जबकि वो बाकी के सोल्जर्स जो कि रैंडोल्फ के साथ आए थे वो जल्दी से अपनी गन्स को रेडी करते हैं उनके ऊपर गोलियां चलाने के लिए। उसी वक्त 002 भागता हुआ आगे बढ़ता है और उन सभी को मारना शुरू करता है। जैसे वो लास्ट वाले को मारने लगता है वो अपनी AK-47 से गोलियां चला देता है और बाहर के लोग भी उसकी आवाज सुन लेते हैं, लेकिन 004 उसको भी पकड़ लेता है और उसको मार देता है। रैंडोल्फ अपने साथ जितने भी सोल्जर्स को लेकर आया है वो सारे के सारे अब मर चुके हैं। गोलियां चलने की आवाज बाहर तक आती है। कैंप के बाकी के सोल्जर्स भी ये आवाज सुनते हैं और भागते हुए उसी ऑफिस की तरफ भागते हैं, जबकि उसी वक्त एक स्नाइपर लड़के को भी दिखाते हैं जो कि नंबर्स में से है। उनके ऊपर गोली चलाता है और उन सभी को वहीं पर मार देता है। 002 मैड डॉग से कहता है, मैड डॉग अब मुझे बताओ कि अब आखिर तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम अब बाकी सभी को मार डालोगे? मैड डॉग उसे कहता है, नहीं मैं सभी को तो नहीं मारने वाला, लेकिन मैं इन सभी मसले को खुद ही हल कर लूंगा, तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। 002 005 से कहता है, 005 मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, और फिर साथ ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन यूजिन के घर का दिखाया जाता है। यूजिन अपने घर में अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसी वक्त यूजिन के मोबाइल पे कॉल आती है। यूजिन उस कॉल को एक्सेप्ट करता है तो वो 006 की होती है। 006 उसे कहता है, मुझे लगता है कि 002 को इस बारे में पता चल चुका है कि तुम अभी तक जिंदा हो। हमारा यूजिन भी इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 79 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? यंग असैसिन के एपिसोड 80 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था 002 को इस बारे में पता चल चुका है कि 001 अभी तक जिंदा है, और लास्ट एपिसोड के एंड पे 006 यूजिन को कॉल करता है और उसे बताता है कि 002 को इस बारे में पता चल चुका है कि तुम जिंदा हो। यूजिन भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। 006 उसे कहता है, मुझे लगता है कि जब 004 के साथ हमारी फाइट हुई थी उसी वक्त उसने तुम्हारा चेहरा वहाँ पर देख लिया था, और मुझे लगता है कि वो इस बात को लेकर कम्प्लीटली श्योर नहीं है, और वापस जाने के बाद उसने 002 को इस बारे में बताया होगा। अगर वो इस बारे में कम्प्लीटली श्योर नहीं है कि उन्होंने तुम्हें वहाँ पर देखा था, फिर भी हम लोग इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 006 यूजिन से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम वहाँ पर 032 को बचाने के लिए मेरे साथ गए थे और वहीं पर उसने तुम्हें देख लिया 004 ने। यूजिन उसे कहता है, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तो मुझे करना था क्योंकि 032 मेरी फैमिली की तरह है। 006 उसे कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा, तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर साथ ही वो कॉल को कट कर देता है। 032 वहीं पर उदास होकर बैठा होता है और उसे कहता है, अब आगे क्या होने वाला है? 006 कहता है, मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पहले बात और थी, अब 002 को इस बारे में पता चल चुका है। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि 002 इतना ज्यादा खतरनाक है। 032 से कहता है, लेकिन 005 भी तो यहाँ पर आई थी। जब उसे यूजिन के बारे में पता चला तो वो उसकी फैमिली को देखने के बाद शांत हो गई और उसका गुस्सा भी शांत हो गया है। अब वो यूजिन को नहीं मारना चाहती। क्या 002 भी ऐसा नहीं कर सकता? क्या वो भी उसे माफ नहीं कर सकता? 006 उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 002 001 को बहुत ज्यादा मानता है और उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता था, जबकि 001 ने उसे धोखा दिया है। उसे ऐसा लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है, तो वो यूजिन से इस बात का बदला जरूर लेगा। 032 उसे कहता है, हाँ ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसने हमारे कैंप के एक बंदे को इसी तरह मार डाला था। उसने कहा था कि यूजिन यानी 001 हमें धोखा देकर चला गया और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था, इसी वजह से उसने उस गार्ड को जान से मार डाला। 006 उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है 002 ने यूजिन को बहुत सारी टेक्निक्स सिखाई है, उसकी काफी सारी फाइटिंग टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि उसने 002 से सीखी हैं। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि 002 001 का मास्टर है, लेकिन फिर भी हमें नंबरिंग दी गई तो उस वक्त नंबरिंग में 002 को 001 देने की बजाय उन्होंने यूजिन को 001 का नंबर दे दिया, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होना चाहिए था और उसके साथ जितने भी साथी थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे। लेकिन 002 ने वहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया और यूजिन को अपना लीडर मान लिया। 032 से कहता, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमें नंबर्स मिले थे उस वक्त वहाँ पर काफी सारे ऐसे लड़के थे जो 002 को अपना लीडर मानते थे। उन्होंने 001 को अपना लीडर मानने से मना कर दिया, लेकिन 002 ने वहाँ पर कोई भी मुश्किल क्रिएट नहीं की और यूजिन को अपना लीडर मान लिया। 006 कहता है, इसी वजह से तो 002 अब बहुत ज्यादा गुस्से में है कि अगर उसे लगा कि यूजिन ने उसे धोखा दिया है और वो अभी तक जिंदा है तो वो यूजिन को मार डालेगा। 032 ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि तुम सभी लोग वहाँ पर मुझे बचाने के लिए गए थे और 004 ने वहाँ पर यूजिन को देख लिया। क्योंकि हम लोग जब यूजिन से मिलने के लिए गए थे तो वो बहुत ज्यादा खुश था और अपनी फैमिली के साथ हंस मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे इतना ज्यादा खुश पहले कभी भी नहीं देखा, क्योंकि इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है और अगर 002 को इस बारे में पता है तो हो सकता है कि वो उसकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाए और उसे भी मार डाले। और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो फिर से अपने आप पर इल्जाम डाल रहा होता है क्योंकि वो मुझे वहाँ पर बचाने के लिए आया था, इसी वजह से उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई। 006 उसे कहता है, बस भी करो, 001
1 को इस बारे में जरा भी पछतावा नहीं है कि वो तुम्हें वहाँ पर बचाने के लिए किया था। उसने कहा कि उसे ये करना था, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। और वैसे भी सब के बारे में सोचकर परेशान होने की क्या जरूरत है, जो होना था वो तो हो चुका है। तो नेक्स्ट सीन हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड का दिखाया जाता है। यूजिन ट्रेनिंग ग्राउंड में एक स्पार मैच खेल रहा होता है, जबकि दूसरा उसके सामने वाला गार्ड यूजिन के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है और वो खुद भी बहुतदा हैरान होता है, जबकि बाकी के सारे गार्ड्स भी ये देखकर बहुतदा हैरान होते हैं कि आज से पहले उनमें से कोई भी स्पार मैच में यूजिन से नहीं जीत पाया। टीम 3 के लीडर आगे बढ़ते हैं और यूजिन से कहते हैं, यूजिन तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर तुम कहीं और किसी और बारे में सोचकर फाइट कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ है, तो यहाँ पर फाइट नहीं करनी चाहिए। यूजिन कहता है, सर मुझे माफ कर दे, मेरा ध्यान किसी और तरफ है। स्टीव काफी गुस्से में होते हैं और उसे कहते हैं, हालांकि तुम्हारे पास बहुत सारे स्किल्स हैं, तुमने बहुत सारे मिशंस को पास किया है, तो सभी को पता है कि तुम स्पार में काफी ज्यादा अच्छी और कभी हारे नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है और तुम किसी और बारे में सोच रहे हो, सिर्फ 1 सेकंड की लापरवाही की वजह से तुम्हारे क्लाइंट को कोई भी आकर मार सकता है और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें एक बॉडीगार्ड के तौर पर हर वक्त चौकन्ने रहना चाहिए। फिर वो उसे कहते हैं, आप जल्दी से अपने घर वापस चले जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इस हालत में हो कि जहाँ पर ट्रेनिंग कर सको। यूजिन कैप्टन से कहता है, ठीक है अभी मैं अपने लॉकर रूम की तरफ जा रहा हूँ। फिर वो अपने लॉकर रूम की तरफ चला जाता है। सुक्चू भी वहीं पर होता है। वो उसे कहता है, क्या कुछ हुआ है? यूजिन उसे कहता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो लॉकर रूम के अंदर जाने के बाद वहीं पर बैठ जाता है और काफी ज्यादा उदास होता है और साथ ही अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करता है, जहाँ पर वो उसी कैंप में था। कैंप में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो कि उसे मारा पीटा करते थे, क्योंकि यूजिन उन सभी में सबसे ज्यादा छोटा और वीक था। तो यहीं पर बहुत सारे लड़के उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, जबकि यूजिन भी आगे बढ़ता है और उन सभी को पीटता है। यूजिन उन सभी की हालत बहुत ज्यादा बुरी कर देता है। इस बात से तो वो सारे भी काफी हैरान होते हैं। यूजिन उन सारे बुली करने वाले लड़कों को मारने पीटने के बाद सामने की तरफ एक लड़के को पंच मारता है, तो ये लड़का 002 होता है। उसे कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया, तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है जो इनको बहुत ही बुरी तरह से पीटा, क्योंकि इस कैंप के अंदर सरवाइव करना इतना भी आसान काम नहीं है। तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक हो, तो मुझे तो लगा था कि तुम सबसे पहले मरोगे, लेकिन तुमने अभी तक सरवाइव किया। ये बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तो यहाँ पर इन सभी के साथ ऐसे ही करोगे तभी सरवाइव कर पाओगे। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ पीछे मुड़ जाता है। एक सीन एक फैक्ट्री का दिखाया जाता है, जहाँ पर 005 खड़ी होती है और उसके पास 006 आता है। 005 उसे कहती है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है? 006 उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, अचानक मुझे यहाँ पर तुम्हें बुलाना पड़ा। 005 उसे कहती है, चलो अब बस भी करो, मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है। 006 उसे कहता है, मुझे ये बताओ 002 और 004 वो दोनों कहाँ पर छुपे हुए हैं, मुझे उनकी लोकेशन के बारे में बताओ। 05 भी ये बात सुनकर काफी हैरान होती है और कहती है, तुम उनके बारे में क्यों जानना चाहते हो? 006 कहता है, इनका मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है और मैं उस एहसान का बदला चुकाने वाला हूँ। 5 उसे कहती है, अब इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम अकेले उनसे निपटने के लिए जाओगे? 06 उसे कहता है, हाँ मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए ताकि मैं यूजिन के एहसान का बदला चुका सकूँ, क्योंकि यूजिन ने अभी अभी अपनी फैमिली के साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट की है और उसकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी है। नहीं चाहता कि वो अपनी जिंदगी को छोड़कर फिर से कातिल बन जाए। 05 उसकी बात सुनने के बाद पहले तो थोड़ी देर तक खामोश रहती है, फिर उससे कहती है, मुझे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी लोकेशन को बदलते रहते हैं, मैं कुछ गैस कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अकेले उन दोनों का सामना नहीं कर पाओगे। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि 002 001 से भी ज्यादा स्किल्ड है। 06 उसे कहता, हाँ ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कितना स्किल्ड है, इसी वजह से तो मैं पहले उनके ऊपर सरप्राइज अटैक करने वाला हूँ, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मैं मर चुका हूँ, इसलिए मेरा उनके ऊपर अटैक करना काफी ज्यादा आसान है। 005 इसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड 80 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? यंग असैसिन के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था 006 005 के पास आता है और उससे पूछता है कि 001 और 004 कहां पर है, मुझे उनके बेस के बारे में बताओ, क्योंकि मैं उनको मारना चाहता हूं ताकि वो यूजिन की लाइफ को बर्बाद ना कर सके। तो इस एपिसोड की शुरुआत में 005 अपने रूम में बैठी होती है और वो अभी भी इसी बारे में सोच रही होती है। वो कहती है, मुझे इसको इस बारे में नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि 001 बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर 006 वहाँ पर उसे मारने के लिए जाएगा तो वो खुद ही उसके हाथ से मारा जाएगा। और यहीं पर फिर से वो अपना बैकग्राउंड सीन दिखाती है, जहाँ पर 006 उसे कहता है कि मुझे उसकी बेस के बारे में बताओ। 005 उसे कहती है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, उन सभी के लिए तुम मर चुके हो, लेकिन अगर तुम वहाँ पर जाओगे उनके ऊपर अटैक करने के लिए तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम अभी तक जिंदा हो और तुमने भी अपनी मौत का नाटक किया है, और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और वो तुम्हें मार डालेंगे। 006 उसे कहता है, तुमने 001 की लाइफ को तो देखा है, उसकी नई जिंदगी स्टार्ट हुई है, वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी नई जिंदगी बर्बाद हो
हो जाए। वो भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। 006 उसे कहता है मैं ये सब कुछ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि उसकी आइडेंटिटी हमारी वजह से एक्सपोज हुई थी। 001 मेरे साथ 032 को बचाने के लिए गया था, उसी वक्त 004 ने हम दोनों को वहाँ पर देख लिया था। तो ये सारी बात सुनने के बाद 005 006 को उनके एड्रेस के बारे में बता देती है कि उनका बेस कहाँ पर है। तो हमारा नेक्स्ट सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। 005 अपने रूम में बैठी होती है कि उसी वक्त उसके दरवाजे के बाहर से उसे कुछ आवाज आती है। वो काफी हैरान हो जाती है, जल्दी से अपनी गन उठाती है और दरवाजे के पास चली जाती है। वो अपने दरवाजे के अंदर से बाहर की तरफ देखती है कि कौन है। उसके दरवाजे के पास 001 खड़ा होता है। वो उसे कहता है दरवाजे से झांकना बंद करो और दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। 005 भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है 002 यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा। वो उसके लिए दरवाजा खोल देती है और उसको अंदर बुला लेती है। 002 आकर चेयर पर आराम से बैठ जाता है और उसे कहता है तुम भी बैठ क्यों नहीं जाती, वहाँ पर खड़े खड़े थक जाओगी। 005 उसे कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे काम की बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, चलो जल्दी से बताओ और जहाँ से निकल जाओ। 002 से कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली है। क्या तुम्हें पता है कि 006 वो भी अभी तक जिंदा है। 005 उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होने का नाटक करती है। 002 आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये स्टोरी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा हमारे सारे दोस्त जो कि मर गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जिंदा होते जा रहे हैं, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता। 005 उसकी ये वाली बात सुनने के बाद काफी घबरा जाती है और यहीं पर नेक्स्ट सीन दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहां पर 006, 002 और 004 पर अटैक करने के लिए उनके बेस पर गया था। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो जख्मी होकर वहां से भाग रहा था और कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर 004 और 008 दोनों ही पहले से गात लगाकर बैठे हुए थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि मैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला हूँ। 006 वहाँ से भाग रहा था जबकि वो दोनों उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो अपनी गन निकालता है और दीवार के साथ छुपकर उनके ऊपर गोलियां चलाता है लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। 004 उसे कहता है मुझे ये वाली गन साउंड काफी अच्छे से पता है, जब किसी की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो जल्दी से बाहर निकल आओ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगा, मुझे लगा शायद कोई और मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा लेकिन तुम यहाँ पर आए, तुम तो मर गए थे। 006 अभी वहीं पर बैठा उसकी बात ही सुन रहा होता है। उसी वक्त साइड से 008 निकलता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो 006 को कसकर पकड़ लेता है लेकिन 006 उसके चेहरे पर कोहनी मारता है और उसकी पकड़ से आजाद हो जाता है और साथ ही उसके बाजू को पकड़ते हुए उसको घुमाकर पीछे की तरफ फेंक देता है। 006 एक बहुत ही हटाकटा सा बंदा है। वो उसे कहता है 008 तुम भी यहाँ पर हो। 006 इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इस नेक्स्ट सीन हमारा यूजिन का दिखाया जाता है। यूजिन अपने ही रूम में लेटे हुए अपनी बैक फ्लैश मेमोरीज को याद कर रहा होता है जहाँ पर वो भी पहली बार कैंप में गया था और वहाँ पर जाने के बाद उसके पास ना तो स्किल्स थे और ना ही स्ट्रेंथ थी। 002 उसके साथ फाइट करता है और उसे काफी ज्यादा पीटता है और कहता है तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रेंथ और स्किल्स नहीं है, तुम यहाँ पर ज्यादा अरसे तक टिक नहीं पाओगे। मुझे नहीं पता कि तुम अभी तक यहाँ पर कैसे सरवाइव कर पाए हो, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही साल में तुम यहाँ पर मर जाओगे और अगर तुम इसी तरह गुस्से के साथ मेरे ऊपर अटैक करते रहे तो तुम अभी मर जाओगे। यूजिन गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन 002 उसके पेट में एक जबरदस्त घुटना मारता है और उसे पीछे की तरफ गिरा देता है और फिर वो आगे बढ़कर उसको काफी बुरी तरह से पीटता है यहाँ तक कि यूजिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यूजिन के वहाँ पर बेहोश होने के साथ ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी नींद से जाग जाता है। उसी वक्त उसके ग्रैंडपा के काम पर जाने का टाइम होता है। वो अपने रूम से बाहर निकल आता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मैं इतना शोर तो नहीं मचा रहा था, तुम जाग कैसे गए, और जाकर फिर से आराम करो, मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाता हूँ। यूजिन ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा क्या आप काम पर जा रहे हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ मैं काम पर ही जा रहा हूँ। यूजिन कहता है तो क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ, मुझे थोड़ी सी वॉक करनी है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम्हें सोना नहीं है, अभी तुम्हारे स्कूल का टाइम नहीं हुआ। यूजिन कहता है नहीं अब मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे थोड़ी सी वॉक करनी है। वो अपने ग्रैंडपा के साथ बाहर निकल आता है और उन्हें काम पर छोड़ने के लिए जाता है। ग्रैंडपा यूजिन की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं यूजिन तुम इस वक्त किस बारे में सोच रहे हो। यूजिन कहता है ग्रैंडपा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मैं किसी बारे में सोच रहा हूँ। ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि जैसे तुम्हारे दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। यूजिन ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा लेकिन आपको कैसे पता चला। ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे पता चल गया क्योंकि तुम्हारा चेहरा ही सब कुछ बता रहा है, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि तुम किसी बारे में सोच रहे हो और परेशान हो। ग्रैंडपा से कहते हैं सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ बल्कि डाइजन भी तुम्हारे लिए परेशान है क्योंकि उसे भी पता है कि तुम इस वक्त काफी बड़ी मुश्किल में हो लेकिन तुम हमें इस बारे में बताना नहीं चाहते। और यहीं पर यूजिन को फिर से अपनी एक बैक फ्लैश मेमोरी याद आती है जहाँ पर वो सारे सोल्जर यूजिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं इस लड़के की बॉडी में कोई भी इमोशंस नहीं है, हमें इस लड़के के साथ काम करते हुए कितना अरसा हो गया है लेकिन हम लोग इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को नहीं पढ़ सकते कि इस वक्त ये किस तरह का रिएक्शन देने वाला है और क्या सोच रहा है। लगता है कि इस लड़के के पास कोई भी इमोशंस नहीं है, इसी वजह से तो ये 001 है।
तो सीन प्रेजेंट में आता है। ग्रैंडपा यूजिन से कहते हैं, यूजिन मैंने तुमसे इस बारे में इसलिए बात नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि अब तुम बड़े हो चुके हो और बड़े होने के बाद लड़के इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते। तुम्हारे पास इस सब को छुपाने की अपनी एक वजह होगी, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा या मेरी मदद चाहिए या मेरे साथ किसी बात को शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। यूजिन अपने ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद मुस्कुरा देता और कहता है, ठीक है ग्रैंडपा। फिर वो दोनों ही आगे चलना शुरू करते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 81 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।